गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों को। उषा राज, रानी अंजलि, दिनेश चंद्र, योगी जी, विमलेश, शिल्पी शर्मा, सृष्टि, जरा देख लीजिए सब लोग, आवाज और वीडियो वगैरह सब कुछ क्लियर आ रहा है? आवाज और वीडियो वगैरह क्या सब कुछ क्लियर आ रहा है? लिख दीजिएगा जरा एक बार, वॉइस और वीडियो क्वालिटी कैसी है। गुड इवनिंग शालिनी जी, क्लियर है सर, ओके थैंक यू। बहुत पास में करो, इतना पास में करो, दूर करो, ठीक है। चलिए तब तक कुछ लोग जुड़ रहे हैं, तब तक एक दो, हाँ अर्पण जी, ठीक। तो जब तक कुछ लोग जुड़ रहे हैं, एक दो बातें आप लोगों से कर लेते हैं। कुछ बच्चे कुछ पूछ रहे थे कुछ चीज़ें, तो देखिए जैसे आपको स्ट्रेटजी के बारे में बात करनी थी कि कैसे क्या तैयारी करनी है, तो हमने आपको कोई टॉपिक पढ़ा दिया, तो आपका जैसे हमने प्रोटोजोआ कह दिया कि अब फिनिश हो चुका है हमारी तरफ से, ठीक है। तो हमारी तरफ से टीचिंग में फिनिश हो चुका है, लेकिन आपकी तरफ से स्टडी में फिनिश नहीं हुआ है। पोरीफेरा हमने टीचिंग में फिनिश कर दिया है, लेकिन स्टडी में आपका फिनिश नहीं हुआ है। अभी आपका काम बाकी है। क्या काम बाकी है? क्योंकि जैसे हमने आपको प्रोटोजोआ पूरा पढ़ा दिया, पोरीफेरा पूरा पढ़ा दिया, लेकिन थ्योरी पढ़ाई, समझाया, एक एक कॉन्सेप्ट बताया, एक एक चीज उसकी समझाई, सब कुछ किया, लेकिन हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी कहाँ कराई है, ठीक है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने के लिए एक तो सबके पास यूथ वाली बुक है, वो यूथ कंपटीशन टाइम, आप उससे कर ही रहे हैं, वो तो सबको ही कर रहा है। हाँ, जितने लड़के टीजीटी पीजीटी की तैयारी जितने बच्चे कर रहे हैं सबके पास है वो, तो करना है खैर, लेकिन इसके अलावा उससे काम नहीं चलेगा। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक चैप्टर के 100-150 क्वेश्चन इस तरह से दिए हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 200 होंगे बस, तो उतने से काम नहीं चलेगा। आपको हर चैप्टर पर बेस्ड जो है, हर चैप्टर पर आधारित 400-500 इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो भी चैप्टर हम यहाँ से बता दें कि हाँ अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जैसे अभी हमने प्रोटोजोआ कहा है आप सॉल्व करिए, पोरीफेरा आप कहा है हमने सॉल्व करिए, अभी डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पायरेशन, वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया है। अभी उसमें फैक्ट कुछ और हमको आपको बताने हैं, परेशान ना होइएगा, वो भी हम फिनिश करेंगे। और तब तक आप लोग पढ़ लीजिए, जितना हमने पढ़ाया है बेसिक वाला उतना तैयार कर लीजिए। फिर जो फैक्ट बढ़ा देंगे थोड़े से आपके, हम जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ा देंगे आपके, फिर उसके बाद उसको भी सॉल्व कराएंगे। डाइजेशन भी कराना है, भी डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन आपको सॉल्व कराना है, और आपको जो है रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन सब कराना है, भी वो हम कराएंगे, यूथ वाली से भी कराएंगे, और उसमें एक्स्ट्रा क्लास भी अभी कुछ लगाएंगे, ठीक है। वो बाद की बात है, फिजियोलॉजी भी छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन फाइलम में अभी हमको कुछ नहीं पढ़ाना, प्रोटोजोआ हमको कुछ नहीं पढ़ाना, पोरीफेरा हमको कुछ नहीं पढ़ाना। तो इनमें आपको क्या करना है, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके लिए हमने आप सभी लोगों से बताया था कि आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक ले सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक ले सकते हैं। जैसे मोस्टली लोगों के पास आर.के. पिल्लई है जूलॉजी के लिए, ये भी काफी लोगों के पास है, और कुमार मलिक बॉटनी के लिए है, ठीक है। तो ये जो दो बुक है ये ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं जूलॉजी के लिए और बॉटनी के लिए। तो जूलॉजी और बॉटनी के लिए जो दो ऑब्जेक्टिव बुक्स है लगभग सभी के पास है। जिन्होंने नहीं खरीदी उन्होंने यही खरीदी है, जिनके पास ये बुक्स नहीं है, ठीक है, तो वो कोई दूसरी बुक उनके पास जरूर होनी चाहिए। आपके पास एक बुक तो होनी चाहिए मोटी वाली, रामायण जैसी जो मोटी है ना। तो ये इन दोनों में से, जैसे जूलॉजी की अगर हम बात करें तो आर.के. पिल्लई होनी चाहिए। आर.के. पिल्लई आपके पास नहीं है तो आपके पास विशाल की हो सकती है, ट्रूमैंस की हो सकती है, एम.टी.जी. आती है ना, एम.टी.जी. की हो सकती है, कृष्णा की आती है, दिनेश की आती है, ठीक है, तो अरिहंत की आती है। तो कोई भी आपके पास एक बुक होनी चाहिए, और आपको उस बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं 400-500 वो सब सॉल्व करने हैं। तो अब आपको क्या करना है, आर.के. पिल्लई या जो भी आपके पास है, ट्रूमैन है, एम.टी.जी. है, जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक है वो आपको मोटी वाली ऑब्जेक्टिव बुक उठानी है। प्रोटोजोआ के जितने भी आपके पास उसमें क्वेश्चन दिए सॉल्व कर लीजिए, पोरीफेरा के जितने भी क्वेश्चन दिए उसमें सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। फिर जब हम पढ़ाएंगे अभी जब यूथ वाली से, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो हम फिर उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक बुक उठा करके उस चैप्टर के प्रोटोजोआ के 400-500 क्वेश्चन, पोरीफेरा के 400-500 क्वेश्चन ये आपको करना है। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें ये कह रहे थे कि सर जो है टाइम बहुत लग रहा है,
जैसे पोरीफेरा के क्वेश्चन करना शुरू किया, अब 300-400 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसके चारों ऑप्शन पढ़ो, फिर दिमाग लगाओ, समझो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिर टिक करो, फिर आंसर शीट से मिलाओ। आंसर शीट से मिलाया, सही भी हो सकता है, गलत भी आपका गेस हो सकता है। फिर आपने देखा, पढ़ा, फिर आपको सही आंसर उसका पता चला। ये तो प्रॉपर तरीका है, यही सही तरीका है। आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने हिसाब से, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, कौन सही है कौन गलत है, चारों ऑप्शन में कौन सही है तो क्यों सही है, और कौन ऑप्शन गलत है, 3 ऑप्शन गलत है तो वो तीनों क्यों गलत है। इस तरह से आपको एनालिसिस करनी है। लेकिन ये करने में हो सकता है आपका समय बहुत जा रहा हो, और अगर आप जल्दी में करना चाहते हैं तो हमने कई बच्चों को बताया है, आपके पास फिर दूसरा तरीका ये है, आप बुक उठाइए, अपनी पेंसिल उठाइए, आंसर शीट से देख के सारे आंसर टिक कर लीजिए, सही वाले सही आंसर आप पहले ही सारे पर टिक कर लीजिए, फिर एक तरफ से पढ़ते चले जाइए। अब चूंकि आपके पास आंसर पहले से टिक होगा तो आपका टाइम बचेगा, आप क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन एक बार क्वेश्चन और उसके चारों ऑप्शन आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएंगे तो आपको वो अंदाजा हो जाएगा, आ रही बात समझ में, तो आपको क्वेश्चन का अंदाजा हो जाएगा। तो इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है, लेकिन टाइम की बचत है कि आप पहले सारे टिक कर लीजिए, पेंसिल से करिएगा कि बाद में उनको बिगाड़ भी सकते हैं, हल्का हल्का टिक लगा लीजिए और सारे एक बार रीड कर डालिए। तो ये काम आपको करना जरूर है। तो ये हम आप पर वर्क छोड़ रहे हैं, आपको प्रोटोजोआ के सारे क्वेश्चन जहां भी मिले आपके पास, जिस भी ऑब्जेक्टिव बुक है, आर के पिल्लई है, ट्रूमैन है, एमटीजी है, जो भी बुक है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, पोरीफेरा के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, यूथ वाली से सॉल्व करिए, ठीक है। प्रोटोजोआ का हमने ऑब्जेक्टिव करा दिया था, पोरीफेरा का भी ऑब्जेक्टिव जल्दी ही कराएंगे, जैसे ही टाइम मिलेगा हमें। तो आपको ये काम अपने आप सभी को करना है, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो बताइएंगे क्या समस्या है, ठीक है। यूथ घटना चक्र आर के पिल्लई 3 बुक है, उतना ठीक है क्या प्रैक्टिस के लिए? बहुत है, ठीक है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे पढ़ाने के बाद आपको और ज्यादा पढ़ने की ज्यादा बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं प्रैक्टिस तो करने के लिए 2-3 बुक होनी चाहिए। तो आप 2 ही, हम कह रहे हैं आप 2 ही बहुत है, आप यूथ कर लीजिए और यूथ के अलावा कोई एक जो ऑब्जेक्टिव बुक है आप वो कर लीजिए, ठीक है। और बाकी तीसरी करना चाहते हैं, चौथी करना चाहते हैं, आप क्वेश्चन जितने सॉल्व करते हैं आपका उतना माइंड जो है वो ज्यादा चलता है, आपके पास उतने ज्यादा आइडियाज बढ़ते हैं, उतना ज्यादा व्यू आपका बढ़ता है। तो आप करेंगे क्वेश्चन तो अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितने क्वेश्चन करना चाहें उतने कर सकते हैं और तैयारी करेंगे आप लोग। और 2 फाइल हम आप उम्मीद आपसे हम करते हैं, प्रोटोजोआ पोरीफेरा के 400-500 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। जहां से सॉल्व करें, नहीं बुक है तो ये मंगा लीजिए, जूलॉजी और बॉटनी की दोनों बुक आपको ऑनलाइन भी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया आपके घर आ जाएंगी, ठीक है। गुड इवनिंग सभी लोगों को भैया, वेरी वेरी गुड इवनिंग अजय जी। और आज फिर अपना नया फाइल हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो फाइल हमको स्टार्ट करना है उसका नाम क्या है? निडेरिया। प्रोटोजोआ पोरीफेरा हो गया, अब उसके बाद कौन सा है? निडेरिया, ठीक है। निडेरिया जो है इसका जो पुराना नाम है, इसका पुराना नाम भी आप लोग जानते होंगे सीलेंट्रेटा, तो इसका एक और नाम भी है सीलेंट्रेटा। तो निडेरिया या सीलेंट्रेटा एक खास संघ है, कुछ विशिष्ट संघ है, ये भी बड़ा स्पेशल है। जितने भी आप देखते हैं कोरल रीफ्स है, मूंगे की चट्टाने हैं, वो कोरल रीफ्स इन्हीं फाइलम के जंतुओं के द्वारा बनाई गई हैं, इन्हीं में आते हैं कोरल्स, मूंगे आते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी कोरल रीफ्स होती हैं, तो सब इन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं। और आप बहुत बचपन से पढ़ रहे होंगे, कक्षा 9-10 से आप देखते होंगे हाइड्रा वगैरह, तो हाइड्रा वगैरह सबके दिमाग में होता है, तो वो आप लोगों ने देखा होगा। सब इसी फाइलम के मेंबर हैं, हाइड्रा, ओबेलिया, अरेलिया, फाइसेलिया, ट्यूबिपोरा, मिलीपोरा, मेड्रीपोरा, जितने भी आपके कोरल्स हैं वो सब इसी में आएंगे। तो काफी बड़ा फाइलम है, लगभग 9000 के करीब स्पीसीज इसमें है, 9000 स्पीसीज को कंटेन करता हुआ एक फाइलम है निडेरिया या सीलेंट्रेटा, ठीक है। तो इस फाइलम में खास बात क्या है? जैसे आपने पोरीफेरा जब पढ़ा तो पोरीफेरा की अगर सबसे खास बात या सबसे खास सेल आपसे पूछी जाए तो उसकी सबसे खास कोशिका क्या थी? आप लिखेंगे भी पोरीफेरा की। और अब हम जब सीलेंट्रेटा पढ़ रहे हैं तो इस फाइलम की भी एक सबसे मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसकी एक ऐसी कोशिका है जिसका विशेष लक्षण है, और उस कोशिका का नाम क्या है? नीडोब्लास्ट। वेरी गुड, नाम आ गया, नीडोब्लास्ट, निमेटोब्लास्ट, स्टिंगिंग सेल, ठीक है, सब इसी के नाम है, नीडोसाइट। वेरी गुड रानी अंजलि जी का आंसर सब लोग देख लीजिए, 2 नाम इन्होंने लिखे हैं, नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट, हम और कह रहे हैं निमेटोब्लास्ट, ठीक है, स्टिंगिंग सेल, दंश कोशिका, ये सब इसी में आप बना लीजिएगा। तो ये एक इसकी विशेष एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा निडेरिया, क्योंकि इसमें पाई जाती हैं निडोसाइट्स। निडो शब्द का मतलब होता है डंक मारना, स्टिंग, डंक मारने वाली कोशिकाएं। तो दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऐसी कोशिकाएं होती, सोचिए हमारे शरीर में भी, यहाँ देखिए हाथ में कोशिकाएं हैं, आप अपना हाथ छुइए, क्या यहाँ कांटा मार सकता है? आप में कांटा मारने वाली कोई चीज नहीं। ये इस फाइलम की विशेषता, इसमें ऐसी कोशिका है जैसे ही छूते हैं वो उससे कांटा निकलता है और वो कांटा शिकार के शरीर में धंस जाता है। अपने आक्रमण के लिए, बचाव के लिए इनके पास दंश कोशिकाएं होती हैं, शिकार को पकड़ने के लिए होती हैं। तो ये इनकी एक खास बात है। और बाकी पोरीफेरा की खास बात हमने आपसे पूछी थी, किसी का आंसर हाँ आया है, शिल्पी जी का आंसर आया है। फाइलम में तारीफ करने वाली बात है, शिल्पी जी की तैयारी जो एनिमल किंगडम में है वो बहुत अच्छी चल रही है। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई इस तरह से तैयार करता है। कोइनोसाइट इन पोरीफेरा एंड निमेटोसाइट इन निडेरिया, ठीक है। तो इस फाइलम का नाम जो निडेरिया है वो इसी के बेस पे रखा गया। किसके बेस पर? निडोसाइट। क्योंकि इसमें निडोसाइट्स या निडोब्लास्ट या दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए इस फाइलम का नाम रखा गया निडेरिया, ठीक है। इस फाइलम में जो हम एनिमल्स देखते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा हाइड्रा है, तो इस तरह से हाइड्रा में आप देखते होंगे एक माउथ होता है, ठीक है। इन जीवों में आपको क्या दिखेगा? एक माउथ दिखेगा। तो ये इसका माउथ है, और माउथ जो होता है ये चारों तरफ से घिरा रहता है कई टेंटिकल्स से। इनको टेंटिकल्स या हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे स्पर्शक, इनको टेंटिकल्स या क्या बोलते हैं? स्पर्शक बोलते हैं। तो माउथ हो गया, माउथ को घेरते हुए चारों ओर सर्किल बनाते हुए माउथ के चारों ओर बहुत सारे क्या हो सकते हैं? टेंटिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। और फिर इसकी बॉडी में आप देखेंगे ये ऊपर का हिस्सा जो है यहाँ पर जैसे माउथ है, और ये इसका शरीर का ये जो भाग होगा ऊपर का भाग, ये थोड़ा सा फूला होगा, ये भाग हल्का सा क्या होगा? फूला होगा। और फूला होगा उसके बाद नीचे का भाग थोड़ा सा फिर पतला हो जाएगा। तो इसमें जो आगे का लगभग 1/3 पार्ट होता है इसकी बॉडी का। अगर शरीर के 3 भाग करें तो 1, 2 और 3, अगर 3 टुकड़े करें तो आप देख सकते हैं आगे का जो 1/3 पार्ट है लगभग, वो माउथ के नीचे का पार्ट, ये फूला सा होता है, सॉलिड भाग होता है, ये माउथ के नीचे है। नीचे को आप जानते हैं हाइपो वर्ड यूज करते हैं, हाइपो, और माउथ के लिए स्टोम वर्ड यूज करते हैं, तो बोलेंगे हाइपोस्टोम। तो इसको हाइपोस्टोम या दूसरा नाम भी आप पढ़ेंगे कहीं कहीं मैनुब्रियम, तो इसको हाइपोस्टोम या मैनुब्रियम कहा जाता है। तो माउथ के जस्ट नीचे का बॉडी का आगे का फूला हुआ हिस्सा सॉलिड पार्ट क्या कहलाता है? हाइपोस्टोम, ठीक है। वेलकम शिल्पी जी, और ध्यान देंगे सब लोग इस चीज पे जरूर। तो माउथ के नीचे इसकी बॉडी जैसे आपको यहाँ पे फूली हुई दिखाई पड़ती है, तो हाइपोस्टोम है, इसको क्या बोलेंगे? मैनुब्रियम। ये हमने आपको समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा बना दिया कि आपको दिखाई पड़े दूर से, कि आपको अंदाजा लगे कि माउथ का नीचे का भाग फूला है, इसको हम हाइपोस्टोम या दूसरा नाम क्या कहेंगे? मैनुब्रियम। और ये इसका क्या हो जाएगा? ये जो छिद्र दिख रहा है इसका क्या हो जाएगा? माउथ। ये इसका माउथ हो गया। और माउथ के चारों ये जो लगे हुए हैं, ये सब इसके जो उंगली जैसे आपको फिंगर लाइक दिख रहे हैं, ये क्या है? टेंटिकल्स हैं। ये टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स यानी स्पर्शक है। तो टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स यानी स्पर्शक लगे हुए हैं। ये जो माउथ को घेरते हुए टेंटिकल्स आप देख रहे हैं, ये फूड की कैप्चरिंग के लिए, क्योंकि इसके हाथ पैर तो है नहीं खाना खाने के लिए, तो ये टेंटिकल्स ही है शिकार को पकड़ने के लिए, और शिकार को पकड़ करके ये अपने माउथ से ग्रहण कर लेगा। और चूंकि शिकार को पकड़ना है टेंटिकल से, तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर जैसे ये शिकार इसका आ रहा है, कोई प्रे आ रहा है, ठीक है, प्रे माने शिकार, और ये हाइड्रा क्या है? प्रेडेटर है। तो अपने शिकार को ये इन्हीं टेंटिकल्स की सहायता से पकड़ता भी है, मारता भी है, उसको बेहोश भी करता है, जिससे उसको वो खा सके, आसानी से खा सके। और ऐसा करने के लिए यहाँ पर टेंटिकल्स पर बहुत ज्यादा दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो आप देख रहे थे निडोसाइट्स। निडोसाइट्स यानी हिंदी में हमने कहा दंश कोशिकाएं, डंक मारने वाली कोशिकाएं। ये कोशिकाएं वैसे तो पूरे शरीर की एपिडर्मिस में है, बाहर बाहर है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा होती हैं। स्पर्शकों पर, टेंटिकल्स पर स्टिंगिंग सेल्स के गुच्छे समझ लीजिए होते हैं, और इन गुच्छों को क्या बोलते हैं? बैटरी। वेरी गुड जावेद भैया, आप लोग समझ जाते हैं कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, और ये अच्छी बात है। अगर आपको समझ में आ जाए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं तो लिख दिया करिए। तो देखिए आंसर आ गया बैटरी। तो जो दंश कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, इनको क्या नाम दिया गया? बैटरी नाम दिया गया। तो बैटरीज ऑफ निडोसाइट्स, दंश कोशिकाओं के गुच्छे आपको कहां मिलेंगे? टेंटिकल्स पर। और बाकी जो इसके शरीर की जो बाहर की सतह है, जो बाहर जैसे आप इसको टच कर सकते हैं, ये बाहर की पूरी सतह क्या है? एपिडर्मिस। यहां भी आपको मिलेंगी स्टिंगिंग सेल। अब जो हिस्सा इसका किसी चट्टान पर, सबस्ट्रेटम पर चिपका हुआ, जो इसकी बेसल डिस्क है,
यहाँ पर नीचे दंश कोशिकाओं का कोई काम नहीं है। तो वहां को छोड़ दीजिए, वो तो चट्टान पे चिपकने के लिए बेसल डिस्क हो गई, किसी सबस्ट्रेटम पर वहां से चिपका हुआ है, तो वहां पर दंश कोशिकाएं नहीं है। बाकी शरीर में हर जगह है। अगर आप यहाँ छुएंगे इसके शरीर में तो यहाँ से भी ये डंक मारेगा। तो आप इसमें समझिएगा कि केवल स्पर्शकों पर है, स्पर्शकों के अलावा यहाँ पर भी हम आपको यहाँ ऐसे हल्का हल्का दिखा रहे हैं समझाने के लिए कि यहाँ पर भी क्या होंगी, स्टिंगिंग सेल होगी। तो इसकी जो शरीर की बाहर की खाल है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, जो एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है, एक्टोडर्म से बनती है, उसमें क्या पाई जाती है, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। और वो दंश कोशिकाएं ये पूरी एपिडर्मिस में है। कहां है, पूरी एपिडर्मिस में है। यहाँ बेसल डिस्क को छोड़ दीजिए और अंदर की तरफ जो इसकी गैस्ट्रोडर्मिस होगी वहां इन दंश कोशिकाओं का कोई काम नहीं है। ठीक है, चलिए तो हाँ, ग्लैंडुलर से यहाँ होंगी, चिपकने के स्राव निकालने के लिए यहाँ पर ग्लैंडुलर से जो स्राव निकालती है उनकी सहायता से चिपकेगा ये आधार से अपने। तो अब हम समझ गए कि ये इस जीव में माउथ है, उसके चारों टेंटिकल है, टेंटिकल से शिकार को मारेगा, बेहोश करेगा दंश कोशिकाओं की सहायता से डंक मार करके, और इन्हीं से पकड़ करके माउथ से उसको खा लेगा। खाने के बाद इसके अंदर जो फूड है वो इसके अंदर यहाँ आएगा और इसके शरीर में पहुंचेगा। इसका शरीर कैसा है आप समझिएगा, इनका शरीर कैसा है। तो हमने जैसे आपको पोरीफेरा का शरीर बताया था, याद करिए, अपने हाथों से हमने ऐसे बनाया था, ये दो हाथ इस तरह से हमने ऐसे बनाए थे और कहा था ये बन गया स्पंज। स्पंज में आपने देखा था कि हमने कहा था हमारे हाथ में आप देख सकते हैं दो तरह की स्किन है, एक इधर की स्किन है, ये डार्क कलर की है, ये लाइट कलर की है, इधर की खाल, इधर की खाल, इस तरफ की खाल, इस तरफ की खाल को दबाइए तो बीच में मांस है और उस मांस में क्या है, हड्डियां हैं। ठीक है, स्पिक्यूल्स हैं। तो इस तरह से ये हमारे हाथ से इसकी क्या बनी थी, बॉडी वाल। इधर वाला क्या था, पिनेकोडर्म, इधर वाला क्या था, कोनोडर्म, बीच में क्या था, मेसेंकाइम। बस वही हाथ से इसको बनाना है, लेकिन तरीका देखिए बदल रहे हैं। हमने हाथ को ऐसे बनाया था तो हमने क्या बनाया था, स्पंज। अब आपने अपने हाथ से एक ऐसे नली बनाइए, अपने हाथ से ऐसे एक पाइप बनाइए इस हाथ से, तो हाथ से एक ऐसे पाइप जैसी बना दीजिए और ऐसी पाइप जैसी बना दीजिए और इस पाइप में देखिए बाहर बाहर हमारे हाथ में फिर वही, ये डार्क कलर की स्किन, ये लाइट कलर की स्किन। तो बाहर से जो आप देख रहे हैं सब डार्क कलर की स्किन है, ये डार्क कलर की स्किन पूरी इसके चारों तरफ है। और ये जो बाहर बाहर होगी इसके शरीर में, जो हम यहाँ टच कर सकते हैं, ये वाली हो गई एपिडर्मिस। ये वाली क्या हो गई, एपिडर्मिस। और यहाँ ऊपर जो छेद हो गया, यहाँ ऊपर हाथ से अपने पाइप बनाइए, ऊपर जो छेद हो गया ये इसका क्या हो गया, माउथ हो गया। और माउथ के बाद ये हमने हाथ से जो अपने पाइप बनाई, ये हमारा हाथ से इसकी क्या बनी, बॉडी वाल। इसकी बॉडी वाल में बाहर बाहर यहाँ क्या है, एपिडर्मिस। और अंदर माउथ से उंगली डाल के अंदर लगाइए, अंदर ये जो इधर की खाल है, जो इधर अंदर नली बनी, हाथ से नली बनाई, तो अंदर अंदर जिसमें उंगली ऐसे लगा रहे हैं, अंदर की तरफ ये जो हो गई, ये इधर लाइट वाली स्किन, हल्के कलर वाली, ये क्या इसकी हो गई, गैस्ट्रोडर्मिस। तो वो ऐसे बनाते थे स्पंज। अब आप हाथ से पाइप बनाइए, एक नली बनाइए, और नली में बाहर बाहर क्या मानेंगे, एपिडर्मिस, जिसकी ओरिजिन एक्टोडर्म से होगी। और इसमें अंदर अंदर जब उंगली लगाएंगे, अंदर पाइप में अंदर अंदर जो यहाँ इसके अंदर अस्तर लगा हुआ है, जो स्ट्रेटिफाइड है अंदर से, वो किससे है, गैस्ट्रोडर्मिस से। और फिर वही बात, इधर की खाल, इधर की खाल, दोनों खाल को दबाइए तो बीच में क्या है, यहाँ पर भी बीच में क्या है, नॉन सेलुलर मीजोग्लिया। तो यहाँ पर जो है बीच में क्या पाया जाता है, मीजोग्लिया पाया जाता है, जेली लाइक होता है। वो भी किसी कोशिका का नहीं बना है, वो इधर की जो एपिडर्मिस है और इधर की कौन है, गैस्ट्रोडर्मिस, अंदर वाली, दोनों के सिक्रीशन से जो बीच में वो क्या क्या बना है, मीजोग्लिया बना हुआ है। ठीक है, तो वो नॉन सेलुलर हो जाएगा। और इसका शरीर में ऊपर से क्या हो जाएगा, माउथ, और अंदर जो इसके खोखला हो जाएगा। हाथ से हमने नली बनाई, ये अंदर से खोखला हो गया, इसके अंदर की खोखली जगह हो गई गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, या उसी को बोलेंगे सीलेंट्रॉन। ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, चलिए देखते हैं, नेट हैक हो रहा है, इसीलिए तो रात में क्लास इतनी देर में लगाई जाती है कि शायद इतने टाइम तक नेट सही हो जाए, वरना तो जल्दी 7-8 बजे से भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन कोशिश यही रहती है। देखिए चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। और तो अगर हमको इस पे अंदर का स्ट्रक्चर देखना है कि इसका अंदर स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप इस तरह से, ये हाइड्रा है मान लीजिए, या कोई भी सिलेंट्रेटा का एक हम टिपिकल प्रारूप मान लेते हैं कि ऐसा टिपिकल ऐसा सिलेंट्रेटा होना चाहिए, निडेरिया ऐसा होना चाहिए। और एक चाकू लेकर के इसको ऐसे काट दें खड़ा खड़ा, तो खड़ा खड़ा काट दें, इसकी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट दें, तो आप समझिए यहाँ पर ये इसका जो पोर था ये क्या हो गया, माउथ हो गया। और ये जो इस तरह से आ रहे थे, ये इसके क्या हो गए, कट के क्या आ जाएंगे, टेंटिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये इसके टेंटिकल्स आ गए। और यहां पर फिर इसके बाद ये इसकी नीचे ऐसे क्या आ गई, बॉडी वाल, ये इसकी क्या आ गई, बॉडी वाल आ गई। देख रहे हैं, आगे का भाग थोड़ा सा फूला कर देते हैं, आगे का भाग हल्का सा फूला हुआ है,
और फिर नीचे की तरफ थोड़ा सा पतला हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा, ये इसको हमने अगर काट करके बनाया, ठीक है, तो काट करके बनाने के बाद ये हम इसका आपको शेप दिखाना चाहते हैं कि अंदर से कैसा है। तो ऐसे कोई पाइप है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये पाइप है या ये सरिया है ना, मतलब रॉड है, यानी खोखली है या ठोस है, इसको देख के आप नहीं जान सकते हैं। इसको देखने के लिए हमको इसको बीच से फाड़ना पड़ेगा। तो ऐसे हमने बीच से इसको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन किया तो हमको दिखाई पड़ा इसमें एक पोर ऊपर तो दिख ही रहा था, क्या था, माउथ के चारों ओर क्या घिरे हुए थे, टेंटिकल, ये हाइपोस्टोम था, नीचे की इसकी बॉडी थी। और हम देख रहे हैं इसमें शरीर में जो माउथ से अगर अंदर खाना जाएगा और आगे जाने के बाद ये जगह बंद है। तो आपको हमने बताया था कि जो ट्यूब होती है, कोई नली होती है, वो दोनों तरफ से उसमें ओपनिंग होती है, इधर से भी रास्ता होता है, इधर से भी रास्ता होता है, ये ट्यूब कहलाती है। और जो आपकी इस तरह का होता है जिसमें एक तरफ से खुला होता है और आगे से बंद होता है, ये देखिए इसमें इधर से रास्ता है लेकिन आगे से ये चीज बंद है, इसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक। ये क्या बोली जाती है, ब्लाइंड सैक। वेरी गुड विनोद तोमर जी। तो ये ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग पहले आंसर दे देते हैं, ठीक है, ये अच्छी बात है कि आपको समझ जाना है कि हम क्या बताने जा रहे हैं। तो हमने जैसे ही आपको बताया कि एक तरफ से खुला है और आगे से बंद है, इधर से रास्ता है आगे से बंद है, तो ये ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान प्रेजेंट इन सीलेंट्रेट्स। वेरी गुड। तो ब्लाइंड सैक है, माउथ से जाएगा, आगे से बंद हो जाएगा, और ये जो बीच में ये पूरी खोखली जगह दिख रही है, इसको हम लिख सकते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जीवीसी, या इसी को हम बोलेंगे सीलेंट्रॉन। अब नाम से मतलब निकालिए, गैस्ट्रो शब्द किसके लिए आता है, हमने आपको बताया था न्यूट्रिशन के लिए, खाने पीने के लिए। जैसे पेट में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो। तो खाना यहाँ आएगा, डाइजेशन यहाँ होगा, और जो भी पदार्थ यहां से वहां तक जाएंगे इनका संवहन भी इसी से होगा। इस फाइलम में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, इस फाइलम में कोई हमारी तरह हार्ट और ब्लड और इस तरह का कोई सर्कुलेटरी सिस्टम इधर से उधर ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए परिसंचरण तंत्र नहीं है जिससे यहाँ की चीज वहां तक पहुंच जाए। जो भी संवहन होना है वो इसी कैविटी के द्वारा होना है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। हिंदी में बोलते हैं जठर संवहनी गुहा। जठर शब्द आप लोग जानते हैं पेट के लिए आता है, हमारे भी स्टमक को जठर कहा जाता है। तो जठर, वाहिनी मतलब संवहनी, मतलब इधर से उधर संवहन होगा, ट्रांसपोर्ट होगा यहां से वहां, तो इसको बोलेंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो ये जो इसके शरीर की दीवार है, ये इसके शरीर की दीवार देख रहे हैं, शरीर की दीवार को हमने क्या कहा, बॉडी वॉल। ये क्या कहा, बॉडी वॉल, इसके शरीर की दीवार हो गई। हम लोग अगर अपनी बात करें तो हम लोगों में अगर अपने शरीर को देखें तो हम लोगों में जैसे मान लिया ये हमारी बॉडी वॉल है, अपने शरीर को आप देख सकते हैं ऐसे छू करके, ये चारों ओर हमारे ये क्या है, बॉडी वॉल है, और अंदर हमारी आंत है, ये हमारी आंत है, ठीक है। तो हमारी आंत जो है वो अंदर से कैसी है, खोखली है, हमारी आंत अंदर से खोखली है, और हमारे अंदर की जो आंत में अंदर गुहा है ये एंटेरान है, ये एंटेरान है, एंटेरान माने आंत गुहा। तो हमारी आंत एक पाइप है, खोखली पाइप है, उस पाइप के अंदर की गुहा, आंत के अंदर की गुहा, आंत गुहा यानी एंटेरान है, और ये हमारे शरीर की दीवार यानी बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल है, देहभित्ति है, देहभित्ति से शरीर की दीवार बोलते हैं। बॉडी वॉल और एंटेरान के बीच में हमारे में जगह है, देखिए। तो ये हमारा शरीर बक्से जैसा, ये इसकी दीवार, अंदर एक पाइप पड़ी है, कौन, आंत। हमारे बक्से की ये जो दीवार है, बॉडी वॉल है, और अंदर जो पाइप है इसके बीच एक गैप है, इस गैप को क्या बोलेंगे, सीलोम। तो हम लोगों में इस तरह से सीलोम है, और सीलोम में भी इधर भी बताया था आपको मेसोडर्म का स्तर होगा, और इधर भी मेसोडर्म का स्तर होगा, दोनों तरफ से मेसोडर्म से स्ट्रेटिफाइड होगी। तो कैसी सीलोम होगी, ट्रू सीलोम। तो हमारे में सीलोम अलग है, देह गुहा, शरीर के अंदर की गुहा सीलोम यानी देह गुहा अलग है, और एंटेरान अलग है। ये इस तरह की कंडीशन है। यहां पर आप समझिए ये शरीर की दीवार है, शरीर की दीवार यानी बॉडी वॉल। तो देह के अंदर की शरीर की दीवार हो गई बॉडी वॉल, और बॉडी वॉल मतलब देह की दीवार, और देह के अंदर जो गुहा है वो क्या हो जाएगी, देह गुहा। तो दीवार के अंदर की एक गुहा है तो इसको हम सीलोम मान ले, ठीक है। हमारे में खाना कहां जा रहा है, एंटेरान में, और इसमें खाना भी इसी में आ रहा है। तो फूड यहां से माउथ से आ रहा है, और फूड जो आ रहा है माउथ से, ये पूरा ऊपर बताया था क्या है, माउथ है। तो फूड जो आ रहा है वो भी यही आ रहा है, और यहाँ पचता भी है, डाइजेशन भी यहाँ पर होता है। इसमें डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों तरह का होता है। तो डाइजेशन भी यहीं पर हो रहा है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, तो फूड भी यहीं आया है। तो ये सीलोम भी है और खाना भी यहीं पच रहा है। हमारे में खाना इसमें पच रहा था, यहाँ पर ये किसमें पच रहा था, फूड एंटेरान में, और यहाँ पर एंटेरान भी है, सीलोम भी है, तो सीलोम प्लस एंटेरान। तो इसका नाम दे दिया, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं संधि, तो पुस्तक प्लस आलय,
तो पुस्तक का आलय, पुस्तकालय, ऐसे आप संधि कर दीजिए इसकी, तो सीलोम प्लस इंटेरान, इसको बोला गया सीलेंटेरान। तो यहाँ पर एक ही कैविटी है, कॉमन कैविटी है, उसको सीलोम और इंटेरान दोनों की तरह वो फंक्शन कर रही है, तो इसको बोलेंगे सीलेंट्रान। ठीक है, तो सीलेंट्रान हो जाएगी। और हम लोगों में जो बताया था ये ट्रू सीलोम है। यहां पर अगर देखा जाए तो सीलोम की अगर बात करें तो सीलोम तो कहीं बची ही नहीं, क्योंकि इसमें खाना भी आ रहा है, तो इसको हम क्या माने, ना इसको सीलोम मान सकते हैं ना इसको इंट्रान मान सकते हैं। तो एक नया टर्म बनाया गया दोनों को जोड़ करके, सीलेंट्रान। तो अगर हम बात करें तो हमारी तरह शरीर में इसमें कोई देह हुआ नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें देह हुआ है या नहीं, तो आप नहीं कह सकते कि इसमें सीलोम कहीं है, क्योंकि वो तो एक ही कैविटी बन गई। इसलिए इसको हम कहेंगे एसीलोमेट, कहेंगे इसको हम एसीलोमेट। ये आप लोग जान रहे हैं, अच्छी बात है, कहेंगे इसको हम एसीलोमेट, क्योंकि सीलोम नाम की चीज नहीं है। लेकिन यहां पर हुआ क्या, एक कॉमन कैविटी है, उसको दोनों का रूप माना गया कि सीलोम और इंटेरान दोनों का फंक्शन है। जो शरीर की दीवार के अंदर जगह होती है, देह के अंदर की जगह देह गुहा और आंत के अंदर की जगह आंत गुहा, ये देह गुहा और आंत गुहा दोनों का वर्क कर रही है, तो इसे सीलेंट्रान बोला गया और इसीलिए इसका नाम रखा गया सीलेंट्रेटा। ठीक है, सीलोम एब्सेंट है, वेरी गुड, सीलोम नहीं है, एसीलोमेट है, सीलोम नहीं है, एसीलोमेट एब्सेंट, ए मतलब एब्सेंट, सीलोम नहीं है, लेकिन इसमें एक कैविटी है, उसका नाम क्या है, सीलेंट्रान है। दूसरा नाम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। आप दोनों नामों से जान सकते हैं। चलिए, फूड को इसने कहां से पकड़ा, अपने टेंटिकल से। टेंटिकल में क्या थी, दंश कोशिकाएं थी, मारा, शिकार किया, माउथ से खाया, फूड यहां आया। अब यहां खाना आया, ये जो जगह बीच में देख रहे हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, सीलेंट्रान में आया, और अब यहां पर इसका क्या किया जाएगा, डाइजेशन किया जाएगा। कैसे डाइजेशन किया जाएगा, ये जो चारों ओर आप देख रहे हैं, ये हमने ऐसे इसको बीच से फाड़ा था, तो ये इसकी क्या थी, बॉडी वाल। अब इसकी बॉडी वाल पर अगर हम नजर डालेंगे तो बॉडी वाल में एक सेल्स बाहर की तरफ है, ध्यान देंगे, ये कुछ सेल्स इसकी बॉडी वाल में कहां है, बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ जो सेल्स होती हैं, अभी हमने हाथ से बनाया था, बाहर की जो सेल्स बताई थी, हाथ से नली बनाई थी, बाहर की सेल्स क्या थी, एपिडर्मिस। तो आपको इस तरफ इसमें क्या दिखेगा, एपिडर्मिस, और बीच में यहां पर क्या दिखेगा, मीजोग्लिया। ये जो बीच में हम यहां डार्क कर रहे हैं, ये जेली लाइक ये क्या है, मीजोग्लिया। और अंदर की तरफ आपको फिर एक लेयर दिखेगी, अंदर की तरफ जो लेयर दिखेगी, ये लेयर जो है, ये क्या है, गैस्ट्रोडर्मिस, क्योंकि ये अंदर से खाना खाएगी, फूड इसी में कैप्चर किया जाएगा, तो इसलिए इस अंदर वाली लेयर को क्या कहेंगे, गैस्ट्रोडर्मिस। तो इस वाली लेयर का नाम यहां ऊपर लिख देते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस। तो दो लेयर हम जान गए, कौन कौन सी, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस। तो शरीर की जो दीवार थी, दीवार में बाहर की तरफ ऐसे अगर हम इसको उंगली से ऐसे टच करें तो जहां टच कर सकते हैं, इस लेयर का नाम क्या है, एपिडर्मिस। और जहां अंदर गया है, अंदर इसके कैविटी कौन है, सीलेंट्रान। सीलेंट्रान में अगर ये कैविटी है, इसमें ऐसे उंगली अंदर अंदर लगाएं, तो उंगली से अंदर लगाएं तो चारों ओर अस्तर है। सीलेंट्रान स्ट्रेटिफाइड है, किससे, गैस्ट्रोडर्मिस से। तो ये जो यहाँ सेल आपको दिख रही है, इन सेल से बनी जो ये लेयर है, ये क्या है, गैस्ट्रोडर्मिस है। अब हम जानते हैं कोई भी परत है तो उसमें कई तरह की क्या हो सकती है, सेल हो सकती हैं। तो जो एपिडर्मिस है, यहाँ की जो मेन सेल होती है उसको बोलते हैं एपिथेलियो मस्कुलर सेल। इसे क्या बोलते हैं, एपिथेलियो मस्कुलर सेल। ये एपिथेलियो मस्कुलर सेल बाहर की तरफ होती हैं, नाम से लगा है मस्कुलर, यानी ये सिकुड़ भी सकती हैं और फैल भी सकती हैं। सिकुड़ेंगी, फैलेंगी तो इसकी बॉडी को पतला और मोटा, यानी कि जैसे ये इस तरह से मसल होती है ना, जैसे जो गोल गोल होती है वो क्या कहते हैं, सर्कुलर मसल, ये पतला और मोटा कर सकती हैं, तो उसी तरह का काम कर सकती हैं। तो एपिथेलियो मस्कुलर सेल हैं। और जो अंदर की तरफ होती हैं, ये इनमें सीडोपोडिया भी होते हैं और फ्लैजिलेटेड भी होती है। ये फ्लैजिलेटेड भी होती हैं, इनको बोलते हैं न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल। ये कहां होती है, गैस्ट्रोडर्मिस में। तो गैस्ट्रोडर्मिस में एंडोथेलियो मस्कुलर सेल, इनको बोल सकते हैं एंडोथेलियो मस्कुलर सेल, एंडोथेलियो मस्कुलर सेल, या इनको बोल सकते हैं न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल, खाना खाने वाली, पोषण लेने वाली न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल। ये आपको अंदर की तरफ मिलेंगी। तो ये दो मेन सेल हैं, अंदर की और बाहर की। तो जो बाहर की खाल है, बाहर की खाल कौन है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस बाहर बाहर है, इसको बनाने वाली जो मेन चीज है वो मेन कोशिका, और भी कई कोशिकाएं हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण कोशिका, जो ज्यादा बड़ा भाग है इसका,
जो ज्यादा इसको बना रही है, उन सेल का नाम है एपिथेलियो मस्कुलर सेल, और अंदर जो बना रही है वो फ्लैजिलेटेड है और उनका नाम क्या है, न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल। दोनों सेल मस्कुलर हैं, मसल्स की तरह रिएक्ट करती हैं, सिकुड़ सकती हैं और फैल सकती हैं, यानी कॉन्ट्रैक्टाइल है, सिकुड़ने और फैलने की क्षमता पाई जाती है। बाकी आपको यहाँ पर आपको बताया था बाहर की परत में आपको कहीं कहीं पर ये डंक मारने वाली कोशिकाएं, डंक मारने वाली यानी कि दंश कोशिकाएं भी मिल सकती हैं। तो आपको इसमें मिल सकती है कौन सी, नीडोब्लास्ट। तो नीडोब्लास्ट भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ सकती हैं। तो नीडोब्लास्ट यानी दंश कोशिकाएं भी आपको इसमें दिख सकती हैं। और आपको एपिडर्मिस में इंटरस्टिशियल सेल भी मिलेगी बीच बीच में क्या मिलेंगी, इंटरस्टिशियल सेल, अंतराली कोशिकाएं। तो जैसे आपने वहां पढ़ा था पोरीफेरा में आर्कियोसाइट, वो हमने आपको बताई थी आर्कियोसाइट टोटीपोटेंट सेल होती थी, एम्ब्रियोनिक रिजर्व सेल होती थी, वो टोटीपोटेंट मतलब पूर्ण क्षमता होती थी किसी भी सेल को बनाने की। ऐसी ही ये सेल है इंटरस्टिशियल सेल, ये भी क्या होंगी, टोटीपोटेंट सेल होंगी, टोटीपोटेंट सेल होंगी। इसके अलावा सेंसरी सेल आप में यहाँ पर देखने को मिलेंगी, सेंसरी सेल भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और जो सेंसरी सेल हैं आप समझ सकते हैं वो क्या होंगी, नर्व सेल। अब इससे पहले का जो फाइलम था जो आपने देखा था पोरीफेरा थे, पोरीफेरा में नर्वस सिस्टम नहीं था। ये एक ऐसा फाइलम है जिसमें पहली बार आपको देखने को मिलेगी नर्व सेल यानी न्यूरॉन। जैसे हम लोगों में आप पढ़ते हैं ना तंत्रिका कोशिका, जो उसमें सूचनाओं का इंपल्स का इधर से उधर संवहन होता है, इंपल्स का कंडक्शन होता है, ऐसी कोशिका आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट टाइम नर्व सेल यहीं पर आई है, ठीक है। तो पहली बार नर्व सेल जो है फर्स्ट टाइम नर्व सेल यहीं पर पाई गई। नर्व सेल के आने से बहुत बड़ा काम होने लगा, ये अपने शरीर पर नियंत्रण कर रहा है। हमने बताया था हम अपने हाथ को चला रहे हैं, क्यों, यहाँ पर क्या गई है, नर्व्स। हमने नर्व से यहाँ अपने ब्रेन से सोचा कि अपने हाथ को मोड़ लिया, हमने अपना हाथ मोड़ लिया, हमने सोचा सीधा कर दे, हमने सीधा कर लिया। तो हम कंट्रोल कर रहे हैं किससे, नर्वस सिस्टम से। ये भी कंट्रोल कर रहे हैं, देखिए ये अपने टेंटिकल से शिकार को ऐसे पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये अपने शरीर को कंट्रोल कर रहे हैं, शरीर को सिकोड़ रहे हैं, फैला रहे हैं। तो अपनी बॉडी पर इनका कंट्रोल है, ये इनको एहसास होता है, सूचनाओं का पता चलता है, ये गंध का पता लगा लेते हैं, ये प्रकाश का पता लगा लेते हैं। तैरते समय अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाए, अगर जैसे इस तरह से जो छतरी वाली अवस्था भी आप बताएंगे मेडुसा जो होती है, अगर उसका बैलेंस बिगड़ जाए, तो अगर हमारा बैलेंस बिगड़ जाए, हम टेढ़े हो जाए तो अपने आप को सीधा कर लेते हैं। ऐसे ये भी इनका बैलेंस बिगड़ जाए, अपने आप को सीधा कर लेते हैं, तो अपनी बॉडी को सीधा करके संतुलन बना लेते हैं। सोचिए इतना सारा इनमें सिस्टम आ गया, सब किसकी वजह से आया, नर्व सेल की वजह से। तो नर्व सेल यहाँ पर डेवलप हुई है। फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका देखने को मिलेगी, किस फाइलम में, हाँ नर्व सेल मिलेगी, ठीक है। तो नर्व सेल पाएंगी और नर्व सेल मिल करके आपस में नर्वनेट बनाएंगी। यहाँ हमारी तरह नर्वस सिस्टम नहीं बनेगा, जैसे हम लोगों में क्या है, हम लोगों में तो पूरा ब्रेन है ना, और ब्रेन के पीछे क्या जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है। सारी सूचनाएं जितनी है सब ब्रेन में आती हैं और ब्रेन से जाती हैं। ब्रेन हमारा क्या है, सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इस तरह का इसमें कोई ब्रेन नहीं मिलेगा, नो ब्रेन, ब्रेन नहीं मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन नर्वस सिस्टम जो मिलेगा वो नर्व नेट के रूप में मिलेगा। इसके शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं जो होंगी वो जाल के रूप में रहेंगी और जाल के रूप में होकर नर्व नेट बनाएंगे। भी जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ये वाली अवस्था जो छतरी जैसी है, वो छतरी जैसी अवस्था क्या होती है, मेडुसा। तो मेडुसा में जो बाहर की सतह होती है उसे एक्स अम्ब्रेलर सरफेस बोलते हैं, एक्स अम्ब्रेलर, जो अंदर होती है उसे सब अम्ब्रेलर बोलते हैं। तो एक नर्व नेट आपको उसके नीचे मिल जाएगा, उसे एक्स अम्ब्रेलर नर्व नेट, और जो नीचे मिलेगा इधर सब अम्ब्रेला में, उसे सब अम्ब्रेलर नर्व नेट बोलेंगे। तो नर्व नेट पाया जाएगा इस फाइलम में। तंत्रिका कोशिकाएं नर्व सेल मिल करके क्या बनाएंगी, नर्व नेट बनाएंगी, ठीक है। तो नर्व नेट यहाँ पर बनाएंगी, लेकिन नर्वस सिस्टम में ब्रेन वगैरह का भी डेवलपमेंट नहीं होना है। और ये आप देख रहे हैं पहला फाइलम है जहां पर यहाँ पर आप सेल्स मिल करके टिश्यू बना रही है। यहाँ पर सेल्स मिलकर से नर्व सेल की मिल करके इसका क्या बना, नर्वस टिश्यू बना, ठीक है। तो यहाँ पहला फाइलम आप देख रहे हैं। इससे पहले जो पोरीफेरा था, पोरीफेरा में जो स्पंज थे उसमें कोशिकाएं तो बहुत थी, लेकिन वो कोशिकाएं मिल करके टिश्यू नहीं बनाई थी। स्पंज में पूरे शरीर में ल्यूकोसिलिनिया, साइकान, सभी में स्पंज में सब कोशिकाएं ही कोशिकाएं थी, लेकिन मिलकर के टिश्यू नहीं बनाया। पहली बार हम यहाँ देखेंगे कि बॉडी में सेल्स मिलकर के क्या बनाएंगे, टिश्यू। तो ऊतक का निर्माण शुरू होगा। टिश्यू क्या होता है, हमने आपको बताया था, कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसमें सारी कोशिकाओं का कार्य, फंक्शन सेम होता है, ओरिजिन सेम होती है, ऐसे समूह को टिश्यू कहते हैं। तो पहली बार इसमें नर्व सेल देखने को मिली थी और पहली बार इसमें क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट टाइम इसमें आपको देखने को मिलेगा टिश्यू। तो इसका शरीर अब कहेंगे किससे बना है, तो अगर हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की, तो हमने आपको बताया था प्रोटोजोआ में, अमीबा यूग्लिना में इसका शरीर किससे बना था, इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म को मिला दे तो प्रोटोप्लाज्म। तो इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का था। इसके बाद जब स्पंज में पहुंचे तो स्पंज में पोरीफेरा, लिकोसिलिनिया में, इनमें सब में जब पहुंचे स्पंज में, तो स्पंज में इसके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं थी। तो इसका जो शारीरिक संगठन था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, वो कैसा था? सेलुलर ग्रेड का था, कोशिकीय स्तर का था। और अब जब हम सिलेंट्रेटा में आ गए हैं तो इसका जो शरीर अगर कोई पूछे किससे मिलकर के बना है तो टिश्यू ग्रेड। तो हम बोलेंगे टिश्यू ग्रेड, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। शारीरिक संगठन जो हो जाएगा वो किस स्तर का हो जाएगा? ऊतकीय स्तर का, टिश्यू ग्रेड हो जाएगा। ठीक है, सीएनएस सब्सटेंट है, वेरी गुड। और ये अभी हम बताएंगे संवेदना के लिए भी, जैसे बैलेंस बनाने के लिए भी आपको बताया था, बिल्कुल सही करें। स्टेटोसिस्ट या हमको बोलते हैं टेंटाकुलोसिस्ट, तो स्टेटोसिस्ट या टेंटाकुलोसिस्ट पाई जाएंगी। प्रकाश के लिए ओसेलाई पाए जाएंगे, गंध के लिए जो है ऑल्फैक्टरी पिट पाए जाएंगे, वो सब लोग पढ़ेंगे अलग अलग चीजों में। तो टिश्यू ग्रेड का है। सेलुलर टिश्यू ग्रेड भी कह सकते हैं, कहीं कहीं ये भी लिखा होता है सेल डैश, सेल डैश टिश्यू ग्रेड का मतलब यही होगा कि सेल और सेल ने मिलकर के क्या बना है? टिश्यू। तो सेल डैश टिश्यू ग्रेड लिखा है वो भी सही है, और अगर टिश्यू ग्रेड लिखा है वो भी सही है। तो टिश्यू ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, इसका शारीरिक संगठन ऊतकीय स्तर का होगा। तो इधर हो गई एपिडर्मिस बाहर की तरफ, अंदर हो गई गैस्ट्रोडर्मिस, और बीच में जो ये यहाँ जो डार्क काला काला आप देख रहे हैं ये क्या हो गया? मीजोग्लिया हो गया। और एपिडर्मिस में आपने देखी एपिथेलियोमस्कुलर सेल, यहाँ देखी कौन सी? न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल। ग्लैंड सेल भी आपको बीच में मिल सकती है, ग्रंथि कोशिकाएं जो स्राव निकालेंगी, सेंसरी सेल मिलेंगी, नर्व सेल मिलेंगी, इंटरस्टिशियल सेल मिलेंगी। जो दंश कोशिकाएं हैं वो याद रखेंगे वो बाहर की ओर मिलेंगी। जो दंश कोशिकाएं हैं वो किधर की ओर मिलेंगी? बाहर, क्योंकि डंक मारना है किसी चीज को बाहर, अंदर किसी को डंक नहीं मारना है। तो दंश कोशिकाएं आपको मोस्टली कहां मिलेंगी? एपिडर्मिस में मिलेंगी। ठीक है, तो दंश कोशिकाएं एपिडर्मिस में मिलेंगी जो बाहर शिकार को डंक मारेंगी। तो ये इसकी जो हमने यहाँ पर दिखाया है ये बॉडी वाल है, थोड़ी दूर दिखा दी है, ऐसे ही यहाँ पूरे लेते चले आएंगे। बाहर बाहर कहीं भी छुएंगे, इधर 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 इधर, पूरी बाहर बाहर एपिडर्मिस है, अंदर अंदर पूरी क्या है? गैस्ट्रोडर्मिस है। तो एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है, बीच में मीजोग्लिया। एपिडर्मिस की जो ओरिजिन है हमने अभी आपको बताया एक्टोडर्म से हुई है। तो ये जो है एक्टोडर्म से हुई है। जब इसका एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो में आप जानते हैं मार्ला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, जब गैस्ट्रुला स्टेज आती है तो गैस्ट्रुला स्टेज में जो जर्मिनल लेयर बनेगी, प्राइमरी जर्मिनल लेयर, प्राथमिक जन स्तर, तो उसमें जो दो ही लेयर बनेगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मेसोडर्म अभी यहाँ डेवलप नहीं हुई है, तो दो परतें यहाँ पर हैं। तो एक्टोडर्म से बन जाएगी एपिडर्मिस, और एंडोडर्म से बन जाएगी गैस्ट्रोडर्मिस। तो दो परतों से ही बनेगा। तो ये दो परतों से बना है, यानी ये डिप्लोब्लास्टिक है। कैसा फाइलम है? डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो यहां ध्यान रखेंगे ये डिप्लोब्लास्टिक फाइलम है। तो ये जो पूरा फाइलम है ये डिप्लोब्लास्टिक यानी द्विस्तरीय है, भ्रूण की दो ही स्तरों से इनका शरीर बन गया है। तो एपिडर्मिस की ओरिजिन एक्टोडर्मल, गैस्ट्रोडर्मिस की ओरिजिन एंडोडर्मल। ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो ही परतें बनेंगी और उनसे इनका पूरा शरीर बन जाएगा। तो ये मेन बातें की हो गई कि ये एसिलोमेट हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। ठीक है, टिश्यू ग्रेड का इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सारे पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। नर्व सेल पहली बार आई है, नर्व सेल मिलकर के क्या बनाई है? नर्व नेट बनाई है, बॉडी में नर्व सिस्टम का जाल बना है, ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान है। तो ये सब इनकी मेन बातें हो गई। और भी जितने पॉइंट हैं आपके साथ डिस्कस करते हैं एक पॉइंट करके। तो अब आप लोग भी अपने कमेंट लिखना शुरू करिएगा कि कौन कौन चीजें हैं। जैसे ये किसने बताया कि ये एनिमल है? क्योंकि ये भी तो एक आधार के ऊपर चिपके हुए हो सकते हैं। एक आधार है तो इसके ऊपर ये सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम के ऊपर ये चिपके हुए हैं। अगर ओबेलिया कॉलोनी है तो ओबेलिया कॉलोनी एक पत्थर के ऊपर लगी है, देखने में इंसान को यही लगेगा कि कोई झाड़ी जैसी लगी है ना? तो वो देखने में वो एक पेड़ जैसा ही नजर आता है, लेकिन पेड़ नहीं है, ये एनिमल है, पौधे नहीं, जंतु है। तो जब ये चिपके होते हैं, स्थिर होते हैं, तो इनका ये किसने बताया कि ये एनिमल नेचर है? तो लिखेंगे आप लोग पहला पॉइंट, किसने बताया कि ये एनिमल नेचर के हैं? ये जंतु हैं, कोई पौधे नहीं है, भले चट्टान पर स्थिर हैं, चलते फिरते ना हो, लेकिन है ये एनिमल। ठीक है, विनोद तोमर जी कह रहे हैं लिनियस गलत है, बरनास ये भी गलत है। ठीक है, चलिए हम बता रहे हैं, अभी नहीं आपका कमेंट आया है। तो इसमें जो है पेसनल और ट्रेम्बले याद रखेंगे, इसमें जो है पेसनल और ट्रेम्बले ये दो नाम याद रखेंगे। ठीक है, पेसनल
पिसनल और ट्रेम्बले, ठीक है। तो पिसनल और ट्रेम्बले का नाम याद रखेंगे। पिसनल और ट्रेम्बले इन्होंने बताया था कि ये एनिमल नेचर के हैं, ये जानवर हैं, ना कोई पौधे नहीं है, ये पेड़ चिपके मिले हों, ठीक है। फिर आप बताइए इसमें से इसका नाम जो पुराना नाम था सिलेंट्रेटा, ये किसने रखा था? और फिर उसके बाद जो नया नाम बताया गया निडेरिया, निडोसाइट के बेस पे। सिलेंट्रेटा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें सिलेंट्रान पाई जाती है, सीलोम प्लस एंटेरान दोनों मिलकर के एक ही है, सिलेंट्रान है इसमें, तो सिलेंट्रान पाई जाती है, इसलिए इसका नाम सिलेंट्रेटा रखा गया। सिलेंट्रेटा किसने रखा और इसका नाम जो है निडेरिया किसने रखा? ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पिसनल और ट्रेम्बले ने इसका एनिमल नेचर बताया, ठीक है। अब आपको बताना है इसका नाम सिलेंट्रेटा नाम किसने दिया, जल्दी से लिखिए। अरुणा जी, विनीत मिश्रा, ठीक है, बिल्कुल सही है। सभी लोग जो बता रहे हैं सही है। टर्म सिलेंट्रेटा जो है ये दिया ल्यूकर्ड, ठीक है। जो लोग कमेंट देख रहे हैं लिख लीजिए, बाकी हम भी इधर लिख देते हैं ल्यूकर्ड। ल्यूकर्ड ने इसका नाम रखा था सिलेंट्रेटा, किसके बेस पर? कि इसमें सिलेंट्रान पाई जाती है, शरीर के अंदर एक गुहा होती है। अब इसका नाम जो निडेरिया है ये किसने रखा था? निडेरिया नाम किसने रखा था? तो ल्यूकर्ड ने क्या नाम दिया? ल्यूकर्ड ने नाम इसका हिंदी में लिख देता, आपको याद रहेगा, सिलेंट्रेटा, ये शब्द दिया ल्यूकर्ड ने। अब इसका नाम निडेरिया, ये निडेरिया जो है ये नाम किसने दिया? लिखिए, निडेरिया जो नाम है ये नाम किसने दिया? निडेरिया नाम किसने दिया? निडेरिया नाम क्यों दिया? तो आपको पता ही है, निडेरिया नाम दिया क्योंकि इसमें निडोसाइट्स हैं, दंश कोशिकाएं हैं, इसीलिए इसका नाम निडेरिया पड़ा, ठीक है। ल्यूकर्ड ने नाम दिया था सिलेंट्रेटा, निडेरिया नाम किसने दिया? लिखिए जल्दी से, आंसर आया नहीं भी आप लोगों का। चलिए बता देते, नहीं आएगा मुझे लग रहा। हेडसेक, तो वैज्ञानिक का नाम आपने सुना होगा कई जगह, हेडसेक। तो हेडसेक जो है, हेडसेक ने इसका नाम रखा, हेडसेक ने इसका नाम रखा निडेरिया, याद करेंगे ऊपर, ठीक है। ल्यूकार्ट ने नाम रखा था क्या? सिलेंट्रेटा, और हेडसेक ने इसका नाम रखा निडेरिया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं इनका हैबिटेट की। इस पूरे फाइलम में चाहे हाइड्रा हो, ओबेलिया हो, आरेलिया हो, कोई भी आप इस फाइलम में जब देख लीजिए, पूरा फाइलम जो है एक्वाटिक, ऑल एक्वाटिक, सभी के सभी जलीय हैं, है ना। ऐसा कोई नहीं है जो जमीन पे रह रहा हो, पूरा का पूरा फाइलम जल में रहता है, ऑल एक्वाटिक है, ठीक है। तो ऑल एक्वाटिक फाइलम है, पूरा का पूरा जलीय फाइलम है। लेकिन ये हो सकता है कि कुछ फ्रेश वाटर में मिले, जैसे आपका हाइड्रा, हाइड्रा आपका जो है वो आपने ये जो पढ़ा हाइड्रा, ये हाइड्रा आपको मिल सकता है फ्रेश वाटर में, लेकिन मोस्टली मैराइन है। तो ऑल एक्वाटिक है, और इसमें भी आप याद रखेंगे मोस्टली मैराइन है। मैराइन मतलब समुद्र के पानी में, खारे पानी में। तो ज्यादातर जो सिलेंट्रेटा है वो मोस्टली आपके मैराइन है, एक आधे छोड़ करके से हाइड्रा वगैरह, हाँ हाइड्रा वगैरह जो है वो फ्रेश वाटर में हो जाएंगे, ठीक है। एक्वाटिक हो गए, फ्रेश वाटर में हो गया आपका। तो आपका ये हैबिटेट के बारे में आपने जाना, पूरा का पूरा संघ पानी में है, ज्यादातर समुद्र में है। अमीबा जैसे फ्रेश वाटर फार्म इसके हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे जो अलग अलग तरह के जीव हैं, जैसे आप जो जेलीफिश जानते हैं, तो जेलीफिश आप सभी लोगों ने देखा होगा, इस तरह से छतरी के आकार की इसकी ये क्या होती है? मेडुसा होती है। ये मेडुसा होती है, यहाँ से इसमें ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 ओरल आर्म निकलती हैं, ये ओरल आर्म या मुखी भुजाएं होती हैं। और ये जो जेलीफिश है, ये जेलीफिश इस तरह से गति करती रहती है। तो ये जो जेलीफिश है ऐसे ऐसे चलते हुए, आपने डिस्कवरी चैनल पर भी शायद कभी देखा हो, पूरी ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है, और इस तरह से समुद्र में गति करती है। तो ये जो जेलीफिश है ये फ्री स्विमिंग है। और वही जब आप ओबेलिया कॉलोनी देखेंगे, तो ओबेलिया कॉलोनी जो होगी वो इस तरह से जो है इसके ऊपर लगी रहेगी, ठीक है। तो ओबेलिया कॉलोनी जो आप देखेंगे वो क्या होगी? स्थिर होगी। तो वो स्थिर इस तरह से लगी होगी, जैसे लग रहा होगा कोई पेड़ लगा है, वृक्ष लगा हुआ है, तो आपको एक पेड़ की तरह, एक झाड़ी की तरह दिखाई पड़ेगी, एक चट्टान के ऊपर दिखाई पड़ेगी, वो सेडेंटरी भी है। हाइड्रा जो है आपका सेडेंटरी भी हो सकता है और गति भी कर सकता है। तो यानी इसमें दोनों फॉर्म मिलेंगी, सेडेंटरी भी मिलेंगी और फ्री स्विमिंग भी मिलेंगी, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो अगर हम बात करें मूवमेंट की, तो जैसे ओबेलिया है, ओबेलिया जिसको सी फर बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे समुद्री फर, ये चट्टान के ऊपर लगा हुआ है, तो ऐसे लगेगा चट्टान पर रुई जैसी लगी है, फर जैसा लगा हुआ है। तो ओबेलिया की कॉलोनी को देख करके इसको नाम दिया गया सी फर।
तो सीफर बोला जाता है। तो ओबेलिया जो है एक ऐसा फॉर्म है सेसाइल, जो चट्टान पे चिपका रहे, स्थिर रहे, उसे सेसाइल या क्या बोलते हैं, सेडेंट्री, सेसाइल या सेडेंट्री हो जाएगा। और जबकि अदर जो फ्री स्विमिंग है या आपकी जेलीफिश, इसको आरेलिया, जेलीफिश का जोलॉजिकल नेम क्या है, आरेलिया। तो ओबेलिया आपका एग्जांपल होगा सेडेंट्री में, ये आपका एग्जांपल हो गया। और जो जेलीफिश है आरेलिया है ये फ्री स्विमिंग में। और फ्री फ्लोटिंग, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह का एनिमल आपने देखा होगा ऐसे करके, ऐसे इस तरह से होता है। और इसमें ऐसे 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 ये डेक्टाइलोजॉइड, गैस्ट्रोजॉइड, न्यूट्रिटोजॉइड ये सब लगे रहते हैं। ये जो इस तरह का आप एनिमल देखते हैं, ये कौन सा है, फाइसेलिया है। ये फाइसेलिया है। ये फाइसेलिया जो होता है सबको पता होगा, पुर्तगीज मैन ऑफ वार, क्या कहलाता है, पुर्तगीज मैन ऑफ वार, पुर्तगाल का लड़ाकू योद्धा कहलाता है फाइसेलिया। और ये फाइसेलिया क्या है, ये फ्री फ्लोटिंग है। इसमें यहाँ पर गैस भरी रहती है। ये गैस वाला भाग जो है इसका न्यूमेटोफोर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, न्यूमेटोफोर, न्यूमेटोफोर होता है। और सबसे ज्यादा इसमें मोस्टली नाइट्रोजन होती है 90% के करीब, और बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह भी इसमें पाई जाती है। और ये न्यूमेटोफोर जो होता है, ये इसी में गैस भरने की वजह से ये पानी पर उतराता रहता है। उतराने को क्या कहते हैं, फ्लोट करना, तो फ्री फ्लोटिंग। तो ये फ्री स्विमिंग है, तैर रही है। ये जो आरेलिया है जेलीफिश, ये तैर रही है, फ्री स्विमिंग है, और ये फ्री फ्लोटिंग है। और ओबेलिया चट्टान पर चिपकी है, वो सेडेंट्री है। तो आपने देखा सारी फॉर्म यहां पर हो गई, कौन कौन सी, सेडेंट्री हो गई, फ्री स्विमिंग हो गई, फ्री फ्लोटिंग हो गई, और कुछ जो होती हैं एपिजोइक भी होती हैं। ठीक है, कुछ जो होती हैं एपिजोइक फॉर्म भी होती हैं। अब आपका एपिजोइक फॉर्म क्या होती हैं, एपिजोइक जो दूसरे जंतु के ऊपर पाई जाए। ठीक है, तो एपिजोइक जो होती हैं ऐसी फॉर्म होती हैं जो दूसरे जंतु पे पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल है जोएंथस, इसमें एग्जांपल याद कर लेंगे, जोएंथस। ये जोएंथस जो है ये दूसरे एनिमल के ऊपर ग्रो कर सकता है। ठीक है, जैसे स्पंज के ऊपर, दूसरे कोरल के ऊपर, मोलस्का के सेल कवच के ऊपर ये ग्रो कर सकता है। तो जब एक जानवर किसी दूसरे जानवर के ऊपर ग्रो कर जाएगा, एक एनिमल दूसरे एनिमल पर, तो उसे बोलेंगे एपिजोइक। तो एपिजोइक फॉर्म में हो जाएंगे। एपिजोइक फॉर्म में आपका नाम याद करेंगे जोएंथस, मोलस्का के ऊपर, कोरल के ऊपर, दूसरे जीवों के ऊपर ये उग सकता है। ठीक है, एपिजोइक आपका हो जाएगा जोएंथस। फिर इसमें आप इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं, अकेला रह रहा, जैसे हाइड्रा अकेला रह रहा, अकेला रह रहा तो उसे क्या बोलते हैं, सॉलिटरी, तो वो सॉलिटरी हो जाता है। और ओबेलिया पूरी कॉलोनी में रहती है तो वो कॉलोनियल हो जाता है। तो ये भी दोनों फॉर्म है, सॉलिटरी फॉर्म में मिलेंगी और कॉलोनियल। ये जेलीफिश जो आप देख रहे हैं आरेलिया, ये भी अकेले रह रही है, अकेले अकेले तैर रही है, तो ये भी सॉलिटरी है। तो सॉलिटरी और कॉलोनियल दोनों फॉर्म मिलेंगी। और कभी ये किसी दूसरे जानवरों के साथ मिल करके रह सकते हैं, तो इन्हें बोलेंगे कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म फॉर्म भी आपको देखने को मिलेंगे, कमेंसलिज्म। ठीक है, तो कमेंसलिज्म फॉर्म में आपको जो मिलेगा, वो कमेंसलिज्म फॉर्म में मिलेगा आपको एडेम्सिया। क्या मिलेगा, एडेम्सिया। तो जो एडेम्सिया है ये आपको कमेंसल के रूप में मिलेगा। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक जो केकड़ा होता है, हर्मिट क्रैब, तो हर्मिट क्रैब इसके अंदर रह सकता है, हर्मिट क्रैब इसमें पाया जाता है। तो हर्मिट क्रैब और एडेम्सिया एक साथ रहते हैं। वो केकड़ा जो होता है वो इसके रह रहा है, ये केकड़े के ऊपर है, लगा हुआ है, और केकड़ा चल रहा है, तो साथ में ये भी उसके जो एडेम्सिया है ये भी उसके साथ में क्या करेगा, उसके साथ में मूवमेंट करेगा। वैसे तो ये स्थिर होता, लेकिन चूंकि हर्मिट क्रैब के ऊपर है तो उसके साथ ये मूवमेंट कर सकता है, तो ये मूवमेंट भी हो जाती है। और यहाँ पर कमेंसलिज्म यानी सहभोजी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो हर्मिट क्रैब और एडेम्सिया, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा जावेद जी, एडेम्सिया होती है, ADAMSIA, एडेम्सिया। तो एडेम्सिया जो है ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, कमेंसल का। याद करेंगे, कमेंसल माने सहभोजी का। किसके साथ है ये, हर्मिट क्रैब। हर्मिट क्रैब का भी नाम देखेंगे यूपेग्रस होता है, हर्मिट क्रैब के साथ रहता है। एडेम्सिया किसके साथ रहता है, हर्मिट क्रैब, साधु केकड़ा बोल सकते हैं, यूपेग्रस। तो यूपेग्रस या हर्मिट क्रैब बोलेंगे, उसके साथ ये रहता है सहभोजी के रूप में, कमेंसल फॉर्म में रहता है। ठीक है, एडेम्सिया या सी एनिमोन, एडेम्सिया को हम कह सकते हैं सी एनिमोन, ये सी एनिमोन की कैटेगरी में आता है। फिर सॉलिटरी और कॉलोनियल की बात तो हो ही गई, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हो ही गया। अच्छा, बहुत सारे कोशिका वाले हैं तो मेटाजोआ है।
ठीक है, हम प्रोटोजोआ से हम बढ़ चुके हैं। प्रोटोजोआ से हम किधर बढ़े, पहले स्पंज आए थे किस कैटेगरी में, पैराजोआ में। हमने उनको क्या था, पैराजोआ में रखा था। उनको ट्रू मेटाजोआ नहीं माना गया था क्योंकि कोशिकाएं मिलकर के टिश्यू नहीं बनाती थी। ये असली में यू मेटाजोआ है, सत्य मेटाजोआ है। तो ये यू मेटाजोआ में आएंगे, जो हमने आपको फर्स्ट लेक्चर एनिमल किंगडम का बताया था, उसमें हमने आपको याद करिए बताया होगा कि ये जो है पूरे ट्रू मेटाजोआ है। और यू मेटाजोआ का मतलब असली बहुकोशिकीय कोशिकाएं मिलकर के टिश्यू बनाती हैं। तो इनका जो बॉडी लेवल का रिलेशन है टिश्यू ग्रेड का हो जाएगा, और इनमें अलग अलग सेल को काम करने के लिए टिश्यू पाए जाएंगी। जैसे हमने देखा नर्व सेल हैं, वो मिल करके इन्होंने टिश्यू बनाया, कौन सा, नर्वस टिश्यू। जो तंत्रिकाएं थी उन्होंने मिल करके जाल बनाया, नर्व नेट बना लिया, तो नर्वस टिश्यू इसमें बन जाता है। ठीक है, और सिमेट्री की बात कर लेते हैं। सिमेट्री भी यहां देख लेते हैं, इसमें सिमेट्री कैसी है। सिमेट्री यानी सममिति। ठीक है, तो वहां पर आप याद करिए, जो हमने यू मेटाजोआ था उसको बांटा था दो डिवीजन में, रेडिएटा और बाइलेटेरिया। तो रेडिएटा और बाइलेटेरिया बांट दिया था। रेडियल सिमेट्री का मतलब ये होता है, ये ऐसे जीव है, हम इसको खड़ी काट से काटें और किसी भी खड़ी काट से काटे तो दो बराबर भाग हो जाए। अगर ऐसे काटते हैं दो बराबर भाग, ऐसे काटते हैं दो बराबर भाग, इसे तिरछा काटते, मतलब खड़ा काटना है और सेंटर से काटना है, बीचों बीच से। और काटने पर किसी भी तल से, वर्टिकल प्लेन से खड़ी काट से हम काट दें और दोनों तरफ के पार्ट बराबर हो जाए, तो इसको हम रेडियल सिमेट्री यानी त्रिज्या सममित कहेंगे। तो रेडियल सिमेट्री से पाई जाती है, मोस्टली रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, एडेम्सिया जैसे होता है, आपको जो भी बताया सी एनीमोन, इसमें बाई रेडियल सिमेट्री होती है। बाई रेडियल सिमेट्री का होता है मतलब खड़ी काट एक और खड़ी काट, केवल दो खड़ी काट ऐसी हैं, केवल दो त्रिज्याओं से वो बढ़ता है, तो वो बाई रेडियल सिमेट्री, उसे द्वित्रिज्या वाली, तो वो बाई रेडियल सिमेट्री है। और जो किसी भी खड़ी काट से कट जाए वो रेडियल सिमेट्री है। तो यहाँ रेडियल सिमेट्री भी है, बाई रेडियल सिमेट्री भी है। क्या कहीं बाइलेटरल सिमेट्री भी देखने को मिलेगी? बाइलेटरल का मतलब द्विपार्श्व की बीच से काटें तो दायां भाग बराबर बायां भाग, क्या ऐसा भी मिलेगा सिलेंट्रेटा में? बाइलेटरल सिमेट्री भी मिलेगी। ठीक है, वेरी गुड। टेट्रामीरस इन आरेलिया, हेक्सामीरस इन बाइरेडियल सी एनीमोन। हाँ ठीक है, तो अगर चार सिमेट्री से कटेगा तो ये टेट्रामीरस। अगर चार त्रिज्याओं से चार बराबर क्वाड्रेंट में कट रहा है, क्वाड्रेंट मतलब होता है चतुर्थांश, चौथाई हिस्सा, 1/4 1/4 1/4। तो अभी जब आपको आरेलिया पढ़ाएंगे तो उसमें आरेलिया में हम देखेंगे उसको काटने पर उसके चार बराबर पीस हो जाते हैं, तो चार पीस में उसके बराबर बांटा जा सकता है, वो टेट्रामीरस है। फ्लावर में भी आप पढ़ते होंगे टेट्रामीरस, तो टेट्रामीरस हो जाएगा। बाइरेडियल सिमेट्री आपकी हो गई। और हम पूछ रहे हैं क्या कहीं बाइलेटरल सिमेट्री भी है, द्विपार्श्व भी है कि बीच से काटे तो दायां बायां भाग बराबर हो जाए? चलिए लिखिएगा आप लोग, क्या बाइलेटरल सिमेट्री हो सकती है, द्विपार्श्व समित हो सकती है या नहीं हो सकती है? ठीक है, दो खड़ी काट से कट जाएगा बाइरेडियल। बाइरेडियल और बाइलेटरल में अंतर होता है, समझेंगे। बाइरेडियल का मतलब त्रिज्या सममित ही है लेकिन दो त्रिज्याओं से, एक खड़ी काट एक और खड़ी काट, तो दो खड़ी काट है, केवल दो लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन से काटा जा सकता है, तो बाइरेडियल है। बाइलेटरल का मतलब ये है जैसे हम लोगों में दायां भाग इक्वल टू बायां भाग, केवल एक ही जगह ऐसी है जिससे शरीर के दो पार्ट्स हो जाते हैं, दायां पार्ट्स और बायां पार्ट्स, दो लेटरल हाफ में बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा। चलिए, स्नेहा वर्मा कह रही है नहीं है, बाइलेटरल सिमेट्री नहीं है। रानी अंजलि भी कह रही है नहीं है। ठीक है, आप लोग सही हैं। अगर इंडिविजुअल की बात करेंगे, एक इंडिविजुअल की बात करेंगे तो इस किसी भी एक इंडिविजुअल में आपको बाइलेटरल सिमेट्री नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो आप फाइसेलिया देखते हैं, इधर ध्यान दीजिए फाइसेलिया पर, ये जो कॉलोनी है इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। एक जानवर नहीं है फाइसेलिया को, आप एक एनिमल मत समझिएगा, ये पूरी कॉलोनी है, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के जीव होते हैं, डेक्टाइलोजाइड होते हैं, गैस्ट्रोजाइड होते हैं, गोनोफोर होते हैं, तो कई तरह के होते हैं, लेकिन ये पूरी जीवों की कॉलोनी है। और इस कॉलोनी में आपको अगर कॉलोनी में देखेंगे तो बाइलेटरल सिमेट्री मिल जाएगी, आपको यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो आप लोग सही कर लीजिएगा, स्नेहा जी और रानी जी। अगर हम जिद पे आ जाए कि इसमें बाइलेटरल सिमेट्री ढूंढनी है तो हम ढूंढ सकते हैं, कॉलोनी में ढूंढ सकते हैं, फाइसेलिया की कॉलोनी में, और तो खैर कहीं नहीं है। चले आगे देखते हैं। सिमेट्री की बात हो गई हमारी। सिमेट्री के बाद हम लोग देखते थे, सिमेट्री इसमें चूंकि मेनली रेडियल सिमेट्री है, इसीलिए आपको याद होगा इसको रखा गया था रेडिएटा में, तो इसका एक नया नाम भी और हम कह सकते हैं कि ये रेडिएटा है, रेडिएटा है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फाइलम टीनोफोरा, वहां भी बाइरेडियल सिमेट्री पाई जाएगी, वो भी इसी का हिस्सा है रेडिएटा का। तो रेडिएटा में दो फाइलम हो जाएंगे, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग सिलेंट्रेटा पढ़ रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका रेडिएटा। तो रेडिएटा सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री हो गई। जर्म लेयर तो आप जान ही रहे हैं, अभी हमने आपको बता दिया कितनी जर्म लेयर थी, दो थी, एक्टो और एंडो। दो लेयर बनी किसमें, गैस्ट्रुला में।
यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब गैमीट मिलते हैं स्पर्म ओवम मिलने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद जाइगोट कितने का हो गया 2n, उसमें हुए क्लीवेज, क्लीवेज हुए होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज हुए, जाइगोट बनने के बाद मारुला ब्लास्टुला, फिर जब गैस्ट्रुला स्टेज आई उसके बाद इसमें एक लार्वा बनता है, ठीक है। इसमें जो लार्वा बनता है वो लार्वा बनता है प्लेनुला लार्वा। कौन सा लार्वा बनता है, प्लेनुला लार्वा बनता है। तो प्लेनुला लार्वा बनने के बाद उसमें बाहर बाहर क्या है एपिडर्मिस, अंदर अंदर क्या है गैस्ट्रोडर्मिस, और ये प्लेनुला लार्वा बन गया है, ठीक है। पूरा सिलेटेड लार्वा होता है और ये लार्वा जाकर के किसी चट्टान से किसी आधार से चिपकता है, ये प्लेनुला चिपकता है और प्लेनुला चिपकने के बाद वहां चिपकने के बाद उससे नई कॉलोनी या नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो ये चूंकि इसमें स्पर्म ओवम मिलने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद स्टेज आपको पता ही है मारुला ब्लास्टुला गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला स्टेज में दो परतें बनी एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो ये डिप्लोब्लास्टिक है और सीधे एनिमल नहीं बना, मोस्टली इसमें क्या बना लार्वल फॉर्म बनी, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। जब सीधे जीव नहीं बनता पहले एक लार्वा बनता है तो डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है। शिल्पी पूछ रहे अगर फाइसेलिया में सिमेट्री आए तो बायलेटरल टिक करना होगा। अगर फाइसेलिया कॉलोनी में पूछें तो आप फिर बायलेटरल करेंगे, ठीक है। और अगर वास्तव में आपसे फाइसेलिया करके वो सिमेट्री पूछ रहा है तो आपसे बायलेटरल ही पूछ रहा है, ठीक है। कॉलोनी में बायलेटरल है, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल की यहां भी बात करेंगे तो उसमें भी रेडियल है, इंडिविजुअल में रेडियल है, ठीक है। तो हाँ, प्लेनुला लार्वा है, साइफिस्टोमा इफायरा, कई तरह के लार्वा पढ़ेंगे। जो मेनली अभी हम पहले देख रहे हैं ये कौन सा लार्वा है, प्लेनुला लार्वा है। ये प्लेनुला लार्वा चिपकेगा इसमें बाहर की तरफ एक्टोडर्म एंडोडर्म, एक्टोडर्म से बनी एपिडर्मिस, एंडोडर्म से बनी गैस्ट्रोडर्मिस, वही दो परतें हैं। और ये जो प्लेनुला लार्वा है इसमें जहां से जैसे आप जानते हैं गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनने में अंदर को धंसना, अंदर धंसना क्या होता है इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन से जो ब्लास्टोपोर बनता है आप जानते हैं ना, जहां से धंसता है वहां पर जो पोर बनता है ब्लास्टोपोर, उससे इसमें माउथ बनेगा। ये आप जो माउथ देखते हैं इनका सबका जो माउथ होता है उसकी ओरिजिन ब्लास्टोपोर से हुई है, यानी ये प्रोटोस्टोमिया है। इनका डेवलपमेंट कैसा है, प्रोटोस्टोमस टाइप का है। तो प्रोटोस्टोमस, प्रोटोस्टोमस का मतलब आप समझ गए होंगे डेवलपमेंट का, कि जो ब्लास्टोपोर है वो आगे चल करके माउथ बनाएगा, ब्लास्टोपोर आगे चल करके माउथ बनाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा इसकी क्या जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक है, दो जर्म लेयर है एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। मेसोडर्म एब्सेंट है, मेसोडर्म कतई नहीं बनेगी, भूल से भी मत बनाइएगा, ठीक है, मेसोडर्म नहीं बनेगी। बॉडी वॉल में हमने देखा शरीर की दीवार में बाहर की तरफ जो है हमने हाथ से बनाया था, अभी बाहर बाहर पूरा छू रहे हैं तो बाहर बाहर क्या है एपिडर्मिस, ये डार्क कलर की स्किन हमारी, ये इधर वाली अंदर अंदर जो लगी है ये अंदर अंदर पूरी क्या है गैस्ट्रोडर्मिस। तो बॉडी वॉल में दो परतें हो गई एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस, और एपिडर्मिस गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में जो जेली जैसा बताया था नॉन सेलुलर क्या है मीजोग्लिया है, जो किसी सेल से नहीं बना हुआ है, ठीक है, नॉन सेलुलर मीजोग्लिया है। एपिडर्मिस में हमने देखा था सेल थी, जो मेन सेल थी एपिडर्मिस की वो क्या थी एपिथेलियो मस्कुलर सेल, क्या थी एपिथेलियो मस्कुलर सेल, जो एक तो इसके शरीर की बाहर की परत है तो इसको सुरक्षा दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है, और इसी एपिथेलियो मस्कुलर सेल में प्रोटेक्शन भी है और ये सिकुड़ भी सकती है, सिकुड़ सकती फैल सकती है, ये मसल का भी काम कर रही है। तो इधर की तरफ ये हो गई एपिथेलियो मस्कुलर सेल, ये फ्लैजिलेटेड नहीं है, याद रखेंगे इधर की सेल में फ्लैजिला नहीं है, एपिथेलियो मस्कुलर सेल जो फ्लैजिलेटेड नहीं है। और आपकी इधर क्या सेल हो जाएंगी नीडोब्लास्ट हो जाएंगी, दंश कोशिकाएं आपकी हो जाएंगी नीडोब्लास्ट, उनको निमेटोब्लास्ट, स्टिंगिंग सेल, नीडोसाइट, सारे नाम आप याद करेंगे जितने भी नाम है, ठीक है। अगर आपसे कह देंगे निमेटोसिस्ट, जैसे आपसे कहा जाए निमेटोब्लास्ट और आपसे कहा जाए निमेटोसिस्ट, तो कोई फर्क है लिखिएगा आप लोग कमेंट में, निमेटोब्लास्ट और निमेटोसिस्ट में कोई फर्क है लिखिएगा इधर, ठीक है। और तो इसमें ये सब सेल्स पाई जाएंगी। इंटरस्टिशियल सेल हमने बताया था यहां मिलेंगी आपको, इंटरस्टिशियल सेल कैसी होंगी टोटीपोटेंट होंगी, सभी को बनाने में सक्षम होंगी, ठीक है। नर्व सेल आपको मिलेंगी, प्रिमिटिव प्रकार का नर्वस सिस्टम है, कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है, ब्रेन वगैरह नहीं है, लेकिन नर्वनेट बन जाता है। गैस्ट्रोडर्मिस में आपकी सेल हो गई, गैस्ट्रोडर्मिस में आपकी सेल क्या हो जाएंगी, गैस्ट्रोडर्मिस में आपकी सेल हो गई न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल, अभी हमने आपको बताया यहां पर कौन सी सेल थी न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल या एंडोथेलियो मस्कुलर सेल उसको बोल सकते हैं। बाकी उधर भी आपको मिलेंगी इंटरस्टिशियल सेल भी मिलेंगी, ग्लैंड सेल भी मिलेंगी, नर्व सेल भी मिलेंगी, सेंसरी सेल भी मिलेंगी, ठीक है। सेंसरी सेल में क्या होता है, सेंसरी सेल में हेयर लाइक सीलिया होता है, हेयर लाइक सीलिया होता है, तो वो कोई भी चीज टच उससे होती है तो उसका वो पता लगा लेती है। तो सेंसरी सेल विद सेंसरी हेयर, सेंसरी सेल विद सेंसरी हेयर आप उसको बोल सकते हैं, ये सेंसरी सेल विद सेंसरी हेयर हो जाएगी, सीलिया टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाएगी, सीलिया जैसा।
हाँ अभी हमने आपसे कुछ पूछा था, आप लोगों ने आंसर नहीं दिया। क्या पूछा था आपसे? हाँ आपसे पूछा था अभी निमेटोब्लास्ट और निमेटोसिस्ट। शिल्पी जी का आंसर आया, वेरी गुड। निमेटोब्लास्ट सेल है, निमेटोसिस्ट कवरिंग है। थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ये आपका पहला पॉइंट सही कि निमेटोब्लास्ट पूरी दंश कोशिका है। जो सेल जो डंक मारती है, वो डंक मारने वाली स्टिंगिंग सेल को हम कह सकते हैं निमेटोब्लास्ट। निमेटोसिस्ट उसका एक पार्ट है, उसके अंदर एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर से वो कांटे निकलते हैं। वो निमेटोसिस्ट अंदर की थैली होती है, कवरिंग नहीं होती, वो अंदर की थैली होती है। उस थैली को, उस कैप्सूल को हम बोल सकते हैं निमेटोसिस्ट। तो निमेटोसिस्ट इज द पार्ट ऑफ स्टिंगिंग सेल। तो निमेटोसिस्ट और निमेटोब्लास्ट में अंतर है। अगर यहां पर आपके सामने लिखा होगा निमेटोब्लास्ट, निमेटोब्लास्ट, तो ये होल सेल हो जाएगी। और अगर आपके सामने लिखा होगा निमेटोसिस्ट, तो ये एक पार्ट ऑफ सेल हो जाएगा, कोशिका का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान आ गया कि जो एग्जाम दो कभी कभी दिमाग में क्वेश्चन चिपक जाते हैं। अगर आप लोग टीजीटी का पेपर देखेंगे 2005 का, तो उसमें आया था, तो चूंकि हम लोगों ने एग्जाम दिया था उससे 2005 में, तो ध्यान है अभी भी कि आया था निमेटोसिस्ट क्या है, पार्ट ऑफ सेल है। ये क्वेश्चन 2005 टीजीटी में आपको मिल जाएगा जरूर। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सारी सेल हो गई, इनके फंक्शन हो गए, एपिडर्मिस जान गए, मेसोग्लिया जान गए। ठीक है, खाना कहाँ कौन खा रही थी, खाना कौन खा रही थी, अभी हमने आपको बताया। खाना यहाँ आया था गैस्ट्रोस्टल कैविटी में। यहाँ पर जो फूड है, जब इधर माउथ से अंदर आया, यहाँ पर भी है गैस्ट्रोस्टल कैविटी में। यहाँ पर भी ग्लैंड सेल सिक्रीशन करती हैं, और ग्लैंड सेल के सिक्रीशन से यहाँ भी फूड का डाइजेशन हो रहा है। सोचिए आप, इस कैविटी में डाइजेशन हो रहा है, अंदर की खोखली जगह में हो रहा है। यहाँ तो कोई सेल नहीं है, ये तो एक खाली स्थान है, एक खोखला स्थान है, सीलेंट्रॉन इसका नाम है, या गैस्ट्रोस्टल कैविटी है। यहाँ पर अगर ये फूड टूट रहा है, यहाँ पर ये फूड टूट रहा है, इसका डाइजेशन हो रहा है, पार्शियल डाइजेशन हो रहा है, लेकिन ये सेल के बाहर हो रहा है। ये डाइजेशन सेल के बाहर हो रहा है, तो ये इंटरसेलुलर डाइजेशन है। इंटरसेलुलर या हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इंटरसेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है जो यहां पर हो रहा है। उसके बाद जो ये स्यूडोपोडिया और फ्लैजिला दोनों से युक्त जो ये सेल थी, ये सेल अपने अंदर उस फूड को रिसीव कर लेंगी। तो जो फूड यहाँ आया था, अपने फ्लैजिला की सहायता से उसको कैप्चर कर लेंगी, वो फूड ये खा लेंगी जो अंदर की लेयर में लगी है न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल, ये भोजन को पकड़ लेंगी। फिर ये बाकी पाचन अपने अंदर ये करेंगी। तो पार्शियल डाइजेशन सेल के बाहर यहाँ गैस्ट्रोस्कुलर कैविटी में यानी सिलेंट्रॉन में हो रहा है, बाकी डाइजेशन यहाँ होगा। तो इसमें डाइजेशन दोनों तरह का हो जाएगा, पहले इंटरसेलुलर, बाद में इंट्रासेलुलर। पहले सेल के बाहर, बाद में सेल के अंदर। हाँ, इंटर या एक्स्ट्रा एक ही चीज होती है, चाहे आप इंटर कह लीजिए चाहे एक्स्ट्रा कह लीजिए। एक्स्ट्रा माने बाहर, इंटर माने भी बाहर। तो ये पहले एक्स्ट्रा इंटरसेलुलर हुआ, बाद में सेल के अंदर गया तो वो इंट्रासेलुलर हो गया। सेल के अंदर कैसा हो जाएगा, इंट्रासेलुलर हो जाएगा। सेल के अंदर फूड एक्यूल बन जाएंगी। ठीक है, तो ये आपकी चीजें हो जाएंगी। ये आपका बॉडी वाल हो गया। अब उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, दंश कोशिकाएं हैं। दंश कोशिकाएं तो खैर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम पूरा आपको अलग से स्टिंगिंग सेल पढ़ा देंगे। एक आधे क्वेश्चन जैसे आप लोग बता दीजिएगा कि पूछा जा सकता है आपसे, लार्जेस्ट दंश कोशिकाएं कई तरह की होती है ना, तो मेनली 4 प्रकार की होती हैं। तो कौन सी इसमें लार्जेस्ट होती है, कौन सी इसमें स्मॉलेस्ट दंश कोशिका होती है। तो स्टिंगिंग सेल में कौन सी लार्जेस्ट होती है, कौन सी स्मॉलेस्ट होती है। स्पेशल टाइप की सेल्स हैं, किसके लिए है आपको पता है, आक्रमण और बचाव के लिए है। दंश कोशिकाएं डंक मारती हैं, देखा होगा ऐसे कोशिका है, इसके अंदर कांटा है और इस तरह से अंदर कांटा है, ऐसे बाहर कांटा आ जाएगा। जब दगेगी, दगती है तो दगने से पहले क्या है, अनडिस्चार्ज, और जब दग जाती है तो डिस्चार्ज। तो दगने से पहले इसमें कांटा अंदर होता है, जब ये दगती है तो कांटा बाहर आता है, ये बार्ब। ये कांटे क्या कहलाते हैं, बार्ब कहलाते हैं। तो ये हो जाएगी। ठीक है, विनोद जी आपने वॉल्वेंट लिखा, बिल्कुल सही लिखा, लेकिन वॉल्वेंट क्या है, लार्जेस्ट की स्मॉलेस्ट, ये तो लिखिए। और लार्जेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है। तो हम बात करते हैं दंश कोशिकाओं की। तो दंश कोशिकाएं आक्रमण के लिए हैं, बचाव के लिए है। ऑफेंस, ऑफेंस माने बचाव, आक्रमण, ऑफेंस माने आक्रमण, डिफेंस माने बचाव। तो डिफेंस और ऑफेंस के लिए, भोजन पकड़ने के लिए है। दंश कोशिकाओं का अध्ययन जो है नीडोसाइट्स का अध्ययन कहलाता है, नीडोलॉजी। अगर उनका अध्ययन करेंगे तो उससे हम क्या कह देंगे, नीडोलॉजी। दंश कोशिकाओं का नीडोसाइट का अध्ययन जो है वो नीडोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, और नीडोसाइट में एक हमने बताया उसका हिस्सा है, कैप्सूल है, और उसको हमने क्या बोला, निमेटोसिस्ट, जो कि उसका एक पार्ट है, पूरी कोशिका नहीं, कोशिका का एक पार्ट है निमेटोसिस्ट। और ये सब लोग जानते हैं, अभी शुरुआत में शायद किसी ने लिखा भी था, बहुत फेमस क्वेश्चन है। दंश कोशिका के अंदर एक जहर होता है,
ये दंश कोशिका के अंदर जो विष होता है इसे बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन। क्या बोलते हैं? हिप्नोटॉक्सिन। जैसे हम लोग ने सुना होगा किसी को हिप्नोटाइज करना, हिप्नोटाइज कर दिया, कहीं मतलब सम्मोहित कर दिया। वो बैठा है कहीं, देखा होगा पिक्चरों में आगे लाके घुमाते कहीं, अब तुम सो जाओ, अब तुम 5 साल पीछे चले गए, अब तुम अपने बचपन में चले गए, तो इसे सम्मोहित कर देते हो, आदमी जागते हुए सो जाता है, जाग भी रहा सो भी गया, तो बेहोश टाइप का हो जाता है। ऐसा ही ये जहर करता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया हिप्नोटॉक्सिन। ये दंश कोशिका का विष है। वेरी गुड जावेद भैया के पॉइंट बढ़िया रहते हैं, सब लोग ध्यान दीजिए, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये हिप्नोटॉक्सिन में जो है फिनाल प्लस प्रोटीन होती है, ये आप लोग याद रखेंगे। फिनाल और प्रोटीन का एक मिक्सचर है, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स टॉक्सिन है फिनाल और प्रोटीन का। शिकार को बेहोश करता है, वेरी गुड, पैरालाइज करता है। दंश कोशिका में हिप्नोटॉक्सिन पाया जाता है। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर इसका हम फिर पढ़ा देंगे डायग्राम बना करके आपको। बॉडी कैविटी हमने अभी देखा, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है, शरीर के अंदर खोखली भाग गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। डाइजेशन हमने देखा, इसका एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों प्रकार का है। फूड का सर्कुलेशन यहां से यहां हो रहा है, यहां से यहां, इसी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से फूड का सर्कुलेशन हो रहा है। एनस नहीं है, माउथ तो है, एनस नहीं है। अगर इसको कुछ त्यागना होगा, कोई वेस्ट निकालना होगा तो माउथ से ही निकालेगा। तो आप समझ सकते हैं, अगर एक तरफ माउथ हो और एक तरफ एनस हो तो वो पूरा कहलाता है कंप्लीट। जैसे हम लोगों में कंप्लीट है, माउथ से लेकर के एनस तक, ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ केवल क्या है? माउथ है, एनस नहीं है, ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो याद रखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, क्या लिखेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। सीलोम है नहीं, तो ये क्या है? एसिलोमेट। और सीलोम के स्थान पर एक ही कैविटी है जो शरीर की दीवार के अंदर सीलोम भी है और इंट्रान भी, उसको क्या बोलेंगे? सीलेंट्रान या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। बॉडी फॉर्म आपने देख ही लिया किस तरह के थे। अब जो आपके सामने बोर्ड पे बने हुए हैं, इनके आधार पे इनका क्लासिफिकेशन किया जाएगा, इनके आधार पे इनका क्लासिफिकेशन किया जाएगा। जब भी आपको इस तरह का रूप दिखे, जैसा हमारे हाथ में मार्कर है, ये बेलनाकार सिलेंड्रिकल फॉर्म है, माउथ है, उसके चारों ओर टेंटिकल है, आगे का भाग फूला हुआ है, ये फूला हुआ क्या है? इतना भाग हाइपोस्टोम है। इस तरह का स्ट्रक्चर मिले उसे बोलेंगे पॉलिप। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना है या ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बने हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलेंगे पॉलिप। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पॉलिप। और जब भी आपके सामने इस तरह का स्ट्रक्चर बने जो अम्ब्रेला लाइक होगा, अम्ब्रेला की तरह होगा, ठीक है, इस तरह से फ्री स्विमिंग होगा, इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा मेडुसा। यही बेस है इनके क्लासिफिकेशन का। इसी के आधार पर उसमें हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और आपका एंथोजोआ, ये आपके क्लास बांटे गए हैं ऑन द बेस ऑफ पॉलिप एंड मेडुसा। तो जो बेलनाकार अवस्था है, ये वाली अवस्था क्या है? पॉलिप है, ये मेडुसा है। तो यहाँ पर ये देखा गया इस फाइलम में कि इन फाइलम में एक ही जीव के अलग अलग रूप भी आपको दिखाई पड़ेंगे। तो एक जीव के अलग अलग रूप दिखाई पड़ते हैं, है ना। जैसे ओबेलिया आपको इस फॉर्म में भी दिखेगी, कभी ओबेलिया का कौन सा फॉर्म दिखेगा? पॉलिप, और फिर उसमें ओबेलिया की मेडुसा भी बनेगी। तो पॉलिप भी बनेगी, मेडुसा भी बनेगी, दोनों ओबेलिया में बनेगी। तो इस तरह से ओबेलिया को अगर आप कहें ओबेलिया ऐसा ही होता है तो गलत आप हो जाएंगे। ओबेलिया ऐसा भी होता है, पॉलिप भी होता है, ओबेलिया मेडुसा, यानी जीव अपना रूप चेंज करता है। ऐसा भी ओबेलिया, ऐसा भी ओबेलिया, तो ओबेलिया के दोनों फॉर्म हो जाएंगे। एक जीव के इन अलग अलग फॉर्म को ही याद कर लेंगे, जॉइड बोलते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं जीवक। जीव के रूप, जीव के रूपों को हम जीवक, जीवक बोलते हैं, यानी कि जॉइड बोलते हैं। तो पॉलिप और मेडुसा दो जॉइड तो मोस्टली यही है। तो जो हाइड्रोजोआ है और साइफोजोआ है, हाइड्रोजोआ में आप याद रखेंगे, हाइड्रोजोआ में क्या है आपका? मेन जो है वो आपकी ये पॉलिप है, ये डोमिनेंट होती है, ठीक है, मेन अवस्था है। मेडुसा उतना डेवलप नहीं मिलेगी। आप जब साइफोजोआ में जाएंगे तो साइफोजोआ में आप जब जाएंगे तो वहां देखेंगे जो मेन होगी वो मेन कौन होगी? मेडुसा, वहां मेन मेडुसा होगी। और पॉलिप स्टेज जो होगी इतनी डोमिनेंट नहीं होगी, छोटा सा साइफिस्टोमा वगैरह होगा, तो वो उतना डेवलप नहीं होगा। तो वहां पर ये डेवलप नहीं होगा, किसमें? साइफोजोआ में। और जब आप जाएंगे एंथोजोआ में, एंथोजोआ में आप देखेंगे केवल पॉलिप स्टेज मिलेगी, वहां नो मेडुसी, मेडुसा नहीं है, ठीक है, तो केवल पॉलिप। तो आपने समझा, हाइड्रोजोआ में पॉलिप भी है, मेडुसा भी है। डोमिनेंट हम किसको मान सकते हैं? पॉलिप को, मेडुसा को रिड्यूस मान सकते हैं। साइफोजोआ में हम मेडुसा भी है, पॉलिप भी है, डोमिनेंट कौन है? मेडुसा। और एंथोजोआ में केवल केवल पॉलिप, ओनली ओनली पॉलिप। तो क्या ओनली ओनली मेडुसा वाला भी कोई है?
ओनली मेडुसा वाला भी कोई है, लिखिएगा ओनली मेडुसा वाला भी कोई है, ऐसा भी कोई क्लास है ओनली मेडुसा वाला क्लास। 3 तो हो गए, हाइड्रोजोआ, मेन, पॉलिप, रिड्यूस, मेडुसा। स्काइफोजोआ में मेन, मेडुसा, रिड्यूस, पॉलिप। एंथोजोआ में ओनली, पॉलिप। अब बचा क्या, ओनली मेडुसा बचा, तो ओनली मेडुसा वाला कोई है क्लास। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, जब अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये तो अभी लाइफ साइकिल पूरी पढ़ेंगे ही, तो ओबेलिया में देखेंगे लाइफ साइकिल में ये स्टेज आएगी कौन सी, पॉलिप वाली, ऐसा ओबेलिया दिखेगा, और फिर ऐसा ओबेलिया दिखेगा। ये जो स्टेज आपको दिखती है पॉलिप वाली, इसमें मोस्टली वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है स्पर्म ओवम नहीं बनाएगा, बडिंग करेगा। तो इस पॉलिप स्टेज में बडिंग होती है, और इसमें आपको यहाँ पर बडिंग दिखाई पड़ेगी, और आप कॉलोनी में देखेंगे, वहां पर ही आगे चलेंगे, जो ब्लास्टोस्टाइल बनेंगे, ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर ये मेडुसा बनेगी, ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर क्या बनेगी, मेडुसा। और जब ये मेडुसा बनती है, ये मेडुसा में आप जानेंगे इसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, टेस्टिस होते हैं, ओवरी होते हैं। ये टेस्टिस में स्पर्म ओवरी में ओवम बना करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का काम किसका है, मेडुसा का है। तो ये मेडुसा जो है ये सेक्सुअल जॉइड है। मेडुसा क्या है, ये मेडुसा जो है ये सेक्सुअल जॉइड है, ठीक है। और जो पॉलिप है वो एसेक्सुअल जॉइड है। तो इस तरह से पॉलिप आएगा, पॉलिप के ऊपर क्या बन सकती है, मेडुसी। आप याद रखेंगे, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे लाइफ साइकिल में, पॉलिप के ऊपर क्या बनी, मेडुसी। और बाद में जो मेडुसा बने, इन मेडुसा ने स्पर्म ओवम बनाए, स्पर्म ओवम मिलने के बाद लार्वा बना, प्लेनुला, और इससे फिर क्या बना, पॉलिप। तो आप जब लाइफ साइकिल में देखेंगे तो एक के बाद एक स्टेज आएगी। जैसे ये अभी पॉलिप है, तो पॉलिप है, पॉलिप के बाद फिर ये क्या बन जाएगा, मेडुसा, और मेडुसा के बाद फिर क्या बनेगा, पॉलिप। तो पॉलिप आएगा, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और इसके ऊपर बडिंग से इसके ऊपर क्या बनी, मेडुसा। फिर जो मेडुसा बनेगी वो क्या करेंगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पर्म ओवम को मिलाएंगी, और उसके बाद फिर क्या बनेगा उनसे, पॉलिप। तो पॉलिप के बाद मेडुसा, मेडुसा के बाद पॉलिप, ऐसे चलता रहता है। लेकिन पॉलिप भी देखा जाए तो क्रोमोसोम के बेस पर 2n है, और मेडुसा भी देखा जाए तो 2n है, दोनों डिप्लॉयड है। वैसे आप पढ़ते होंगे ब्रायोफाइटा वगैरह में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, तो वहां पर हैप्लॉयड डिप्लॉयड होता है, यहां दोनों ही डिप्लॉयड है। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन अल्टरनेशन ऑफ जॉइड्स है, ध्यान देंगे, ये अल्टरनेशन ऑफ जॉइड है। पॉलिप जॉइड के बाद ये बेलनाकार कौन है, पॉलिप के बाद क्या आया, मेडुसा, और मेडुसा के बाद फिर क्या आया, पॉलिप। इस तरह से जॉइड का अल्टरनेशन हो रहा है, एक के बाद एक आना, एक के बाद एक आना अल्टरनेशन, इसी को मेटाजेनेसिस बोलते हैं। वेरी गुड, आंसर लिख दिया शिल्पी शर्मा और जाबिर, दोनों लोगों की तैयारी में बहुत अच्छी है, तो बिल्कुल है, याद करेंगे इसको, मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस। चलिए, तो मेटाजेनेसिस क्या हो गया, अल्टरनेशन ऑफ जॉइड्स, ठीक है। तो बॉडी फॉर्म में हमने देखा, जो इस तरह से बेलनाकार है, जीव के अलग अलग रूपों को क्या कहा, जॉइड, और जो इस तरह से बेलनाकार है इनको क्या कहा, पॉलिप जॉइड। पॉलिप जॉइड में माउथ है, खाना खा सकते हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जब भी कोई न्यूट्रिशन लेगा उसको हम न्यूट्रिटिव जॉइड या गैस्ट्रोजॉइड कहेंगे। तो इस तरह से आपको मिल जाएंगे। ये हाइड्रेंथ भी इनको बोलते हैं, हाइड्रा के जैसे होते हैं। मेडुसा जो होता है वो छतरी के जैसा होता है, ये कैसा था, पॉलिप कैसा था, बेलनाकार था, सिलेंड्रिकल था, ठीक है। और ये कैसा होता है, छतरी के आकार का होता है, ठीक है। मेडुसा छतरी के आकार का होता है, छतरी के आकार का होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है मेडुसा। मेडुसा में स्पर्म और ओवम, टेस्टिस और ओवरी पाए जाते हैं, स्पर्म और ओवम बनते हैं, ठीक है। और इस तरह से दोनों एक के बाद एक अल्टरनेट आते हैं, इसी को मेटाजेनेसिस कहते हैं। ये भी आपको पता चल गया, पॉलीमॉर्फिज्म भी आप जान गए। फिर उसके बाद अगर बात करें इसमें स्केलेटन की, इनके शरीर पर कवच की बात करें, ध्यान देंगे कवच, तो क्या हो सकता है कि जैसे पॉलिप है, इस पॉलिप के ऊपर स्राव से, इसके ऊपर स्राव से हम कवच बना सकते हैं। सिक्रीशन होता है दरअसल, और वो नॉन लिविंग इसके ऊपर स्केलेटन पाया जाता है। तो ये इसके ऊपर आपको एक स्केलेटन देखने को मिल जाएगा। ये तो आपने देखा, ये इसके शरीर पर एक क्या है, स्केलेटन है। तो जो अंदर ब्लैक कलर से बना है, यहाँ देखिए जो ब्लैक कलर से बनाया है वो एनिमल है, और ऊपर जो हमने रेड कलर से बनाया है वो रेड कलर से उसका कवच है। तो जो कवच है बाहर से है, तो इसका एक्सोस्केलेटन है। अंदर का जो जीव होता है, हमेशा याद रखेंगे, अंदर का जो जीव है, इस जीव को हम कहेंगे सीनोसार्क। इसको क्या बोलेंगे, सीनोसार्क। ये अंदर का लिविंग एनिमल है, जो उसका जीवित भाग है वो सीनोसार्क है। और उसके ऊपर जो नॉन लिविंग कवच आप देख रहे हैं, ये है पेरिसार्क, जो हमने रेड कलर से ऊपर दिखा दिया, ये इसका क्या है, पेरिसार्क।
तो पेरिसार के रूप में आपको इसके ऊपर कवच दिख सकता है। एक्सोकार्टिनस स्केलेटन है, वेरी गुड, ये इसका जो है पेरिसार्क हो जाएगा। तो स्केलेटन में हमने देखा पेरिसार्क हो सकता है ओबेलिया में, ठीक है, कैलकेरियस भी हो सकता है, जैसे मूंगे वगैरह में आप देखते हैं, ठीक है। स्पिक्यूल्स भी मिल सकती है आपको अंदर अंदर यहाँ जो है मीजोग्लिया में आपको स्पिक्यूल्स भी कहीं कहीं पर मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी अलग अलग तरह का, सभी में अलग अलग तरह का स्केलेटन है। सबसे जो मेन स्केलेटन है वो किसका है, आपका मूंगे का। जो मूंगे की चट्टान होती है वो आपके आते हैं किसमें, बताया था, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ। एंथोजोआ में जो आते हैं वो कोरल होते हैं, पॉलिप, और उनके शरीर से जो स्राव निकलता है उन्हीं का एक्सोस्केलेटन ही जमा होकर के पूरी मूंगे की चट्टान बना देता है, तो कोरल रीफ बना देता है, ठीक है। और इसके अलावा आपके जितने भी हो गए शरीर के अंदर, ये जो गैस्ट्रोस्केलेटल कैविटी है इसमें अगर पानी भर लिया, गैस्ट्रोस्केलेटल कैविटी में पानी भर लिया, तब पानी अगर अंदर भरा हुआ है तो हाइड्रोलिक स्केलेटन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक स्केलेटन हो जाएगा। द्रव भी अंदर भरा हुआ, से सोचिए खाली गुब्बारा हो, हवा का एक पानी भरा गुब्बारा हो, वो भी थोड़ा मजबूती देता है पानी भरा हुआ, तो वो उस तरह का हाइड्रोलिक स्केलेटन भी इसमें पाया जा सकता है, ठीक है। तो अलग अलग चीजें हो जाएंगी। न्यूट्रिशन आप इसमें देख सकते हैं, जितने भी ये जीव हैं, कोई अपना खाना खुद तो बना नहीं है भाई, है ना, सबको खाना सब शिकार करके खाते हैं, सभी के सभी कार्निवोरस है, मांसाहारी, दूसरे जीवों को मार के खाते हैं, ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, मार के खाते हैं। होलोजोइक मतलब जंतु ही है, जानवर है, खाना खाते हैं, और कार्निवोरस है, मांसाहारी, शिकार करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका इनकम्प्लीट है, माउथ तो है लेकिन एनस नहीं है, ठीक है। रेस्पिरेशन करने के लिए इसमें कोई ऐसा कोई खास चीजें नहीं है ना, जैसे हम लोगों में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स है, सब फेफड़े बड़े, ऐसा इसमें कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। जनरल बॉडी सरफेस अपने शरीर की सतह से पानी के टच में है ही है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन डिफ्यूजन, बाई डिफ्यूजन विसरण के द्वारा अंदर आ जाएगी, CO2 विसरण के द्वारा बाहर चली जाएगी, तो डिफ्यूजन से कर सकते हैं, जनरल बॉडी सरफेस से कर सकते हैं, कोई स्पेशल इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा विशेष सिस्टम इसमें नहीं है कि इस तरह से कोई, जैसे हम लोगों में किडनी है या नेफ्रिडिया पढ़ते हैं, ऐसा कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं है, वो भी जल के साथ ही पानी में डाल दिया जाएगा। एक्सक्रीशन मेनली किसका करेंगे, अमोनिया का करेंगे। हमने सुबह की क्लास में भी आपको बताया था, पानी में रहने वाले मोस्टली एक्वेटिक जो होते हैं वो अमोनिया ही निकाल लेते हैं, पानी की कमी नहीं होती, अमोनिया पानी में घोल करके खूब सारा पानी लगता है और पानी तो है ही है, तो निकाल देते, तो अमोनोटेलिक होते हैं, वेरी गुड, अमोनोटेलिक होते हैं। शोषण डिफ्यूजन से करते हैं, डिफ्यूजन से ही अपनी गंदगी को भी बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। सब कुछ जो हो रहा है वो इनकी बॉडी सरफेस से हो रहा है, जो भी हो रहा है वो कहां से हो रहा है, शरीर की सतह से, जनरल सतह से डिफ्यूजन के द्वारा हो रहा है। चलिए, सर्कुलेशन के लिए कोई ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम तो नहीं है, लेकिन सर्कुलेशन का थोड़ा बहुत काम कर रही है कौन, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कर रही है। और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में आप ये समझिएगा, ये अपने शरीर को सिकोड़ करके, ऐसे शरीर इस तरह से है, सिकोड़ करके फैला सकता है, सिकोड़ना फैलाना इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। तो ऐसे अपने शरीर में पेरिस्टाल्सिस कर सकता है, जिससे चीजों को ये आगे बढ़ा सकता है। जैसे हमारी आंतों में होती है पेरिस्टाल्सिस, ऐसे इसकी बॉडी में भी पेरिस्टाल्सिस हो सकती है, ठीक है। तो पेरिस्टाल्सिस हो सकती है और ये अपने भोजन को आगे बढ़ा सकता है। और बाकी से यहाँ पर आपको पता ही है, अंदर जो गैस्ट्रोडर्मिस है, यहाँ पर जो सेल है न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल, वो न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल में क्या लगे, फ्लैजिला, वो भोजन को पकड़ लेती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव टाइप का है, इसका प्लेक्सस के रूप में होता है, जाल के रूप में होता है, CNS नहीं होता है। सेंसरी सिस्टम नर्व सेल के रूप में है, अब हमने बताया था एपिडर्मिस में भी हो सकता है, गैस्ट्रोडर्मिस में, यही चीज है उसमें जो पढ़ेंगे अम्ब्रेला में, तो एक्स अम्ब्रेला और सब अम्ब्रेला दोनों फॉर्म में हम पढ़ेंगे, एक्स अम्ब्रेला नर्व नेट और सब अम्ब्रेलर नर्व नेट, तो दोनों सतह के नीचे, बाहर की सतह और अंदर की सतह, दोनों का अपना अपना अलग अलग नर्व नेट हो सकता है, तो दोनों का अपना अपना नर्व नेट पाया जा सकता है। और सेंस ऑर्गन के रूप में अभी हम जो पढ़ेंगे आर्लिया वगैरह, तो हाँ ओसेलाई देखेंगे, ओसेलाई जहां भी आ जाए वो जान लीजिए फोटो रिसेप्टर है, ये प्रकाश का पता लगा सकते हैं किधर प्रकाश है किधर नहीं। स्टेटोसिस्ट भी हमने देखा था, बैलेंस, शरीर का बैलेंस बनाने के लिए स्टेटोसिस्ट है, इक्विलिब्रियम के लिए होते हैं, ऑल्फैक्टरी पिट किसके लिए होते हैं, गंध का पता लगाने के लिए, वो कीमो रिसेप्टर टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के इसमें सेंस ऑर्गन पाए जाएंगे। बडिंग से जब हो रहा है तो कौन सा रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल, और जब स्पर्म से हो रहा है तो कौन सा है, सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कर रही है, मेडुसा, मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करती है, ठीक है। गोनेड पाए जाते हैं, गोनेड माने टेस्टिस और ओवरी, ठीक है, जो एपिडर्मिस से डेवलप होते हैं। और गोनेड में कोई नली आपको नहीं मिलेगी,
गोनोडक्ट नहीं मिलेगी, भी एक खास बात याद रखेंगे। गोनेड के पास, टेस्टिस के पास नली होती ना, हम लोगों में टेस्टिस से स्पर्म जाते थे किसमें, वास्ट डिफरेंस में। तो जो टेस्टिस है क्या, वो हो गया गोनेड, और जो वास्ट डिफरेंस हो गई वो क्या हो गई, गोनोडक्ट, गोनेड की नली। तो यहाँ पर गोनोडक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो गोनेड तो मिलेंगे लेकिन गोनोडक्ट नहीं मिलेंगे। फर्टिलाइजेशन जो आपका हो रहा है, फर्टिलाइजेशन दोनों तरह का आपको दिख जाएगा। जैसे अगर हम इसकी बात करें ओवेलिया में, तो इसमें स्पर्म पानी में डाल दिए गए, तो अंडा और स्पर्म जो था, ये एन का ओवम और एन का स्पर्म पानी में ही है, तो पानी में छोड़ दिए गए। पानी में स्पर्म मिले तो क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। लेकिन जब हम आप आरेलिया की बात करेंगे, तो आरेलिया में जो उसकी जो ओरल आर्म होती है, ये ओरल आर्म, इन्हीं में यहीं पर ओवम रह जाते हैं और स्पर्म यहां पर आकर के फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये एक प्रकार का इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही हम मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन वैसे तो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल का मतलब कहां हो रहा है, पानी में हो रहा है, बिल्कुल पानी में छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर अंडे को पानी में नहीं छोड़ा जाता है, अंडा यहीं रहता है, ओरल आर्म में रहता है, स्पर्म यहीं पर आता है, यहीं पर जाइगोट बनता है। प्लेनुला लार्वा बनने तक ये ओरल आर्म में ही रहता है, उसके बाद यहाँ से अलग होकर के प्लेनुला लार्वा फिर आगे जाता है, वो हम लोग पढ़ेंगे आरेलिया की लाइफ साइकिल में, ठीक है। रिमूव माउथ, इनडाइजेस्टेड रिमूव माउथ, ठीक, वेरी गुड। माउथ से ही सब बाहर निकालेंगे जो भी निकालना है इनको। तो रिप्रोडक्शन हम लोगों ने देखा, रिप्रोडक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन भी हमने देखा। डेवलपमेंट जो हो रहा है, डेवलपमेंट हमने देखा किसमें, लार्वा बन रहा है, तो डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट। क्लीवेज जो हो रहा है ऊपर से नीचे तक आर पार हो रहे हैं, आर पार हो रहे हैं, यानी होलोब्लास्टिक। क्लीवेज कैसा है, होलोब्लास्टिक है, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, कई तरह के लार्वा हम लोग देखेंगे। जैसे जो सबसे मोस्टली लार्वा दिखेगा प्लेनुला लार्वा, इसके अलावा आपको इफायरा लार्वा भी दिखेगा, ठीक है। इफायरा लार्वा देखेंगे, जो आरेलिया की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो 8 भुजाओं वाला इफायरा लार्वा भी वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। और लार्वा से एडल्ट का बनना, मेटामॉर्फोसिस, लार्वा से एडल्ट का बनना मेटामॉर्फोसिस। और कैसी मेटामॉर्फोसिस होगी, प्रोटोस्टोमस होगी, यानी कि जो ब्लास्टोपोर है, वहां जहां ब्लास्टोपोर है उधर इसका माउथ बनेगा, ठीक है। तो प्रोटोस्टोमस मेटामॉर्फोसिस होगी, ठीक है। और मेटाजेनेसिस हम लोग देख ही रहे, मेटाजेनेसिस होगी, अल्टरनेशन होगा, पॉलिप के बाद मेडुसा, मेडुसा के बाद पॉलिप, मेडुसा के बाद पॉलिप, ठीक है। इस तरह से अल्टरनेशन होता रहेगा और इसको अल्टरनेशन ऑफ जॉइंट्स, अल्टरनेशन ऑफ जॉइंट यानी कि मेटाजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपके जितने जनरल कैरेक्टर थे वो लगभग सारे पूरे हो गए। उम्मीद करते हैं सारे जनरल कैरेक्टर आपके समझ में आ गए होंगे अच्छे से। और अगर कोई जनरल कैरेक्टर आपकी समझ में नहीं आया है या कोई आपको एक्स्ट्रा और आपको लगता है तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जो भी चीजें आप व्हाट्सअप करते हैं हम कोशिश करेंगे हम उन चीजों को अगले लेक्चर में इंक्लूड करें, या आपका कोई डाउट है तो उसको बता दें, एक्सप्लेन कर दें। तो इसलिए जो भी चीजें हैं वो आप क्लास के बाद अच्छे से पढ़ करके नोट्स बना करके फिर वो चीजें अपने व्हाट्सएप पे हमें सेंड किया करिए, ठीक है। तो उनको हम अपना मेंशन करेंगे अपने पास और उनको समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना काफी पर्याप्त है और आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जो है गुड नाइट।